चलिए ठीक है, ओके मेरा पैर फंस गया था टेबल में, ठीक है ओके चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 5 है प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन स्टार्ट कर रहे हैं। आई विल ट्राई कि मैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन को कल खत्म कर दूं। देखो अगर आपने एक चीज नोटिस किया तो मैं बहुत स्लो चल रही हूँ इस चैप्टर में, रीजन यही है इसका स्लो करने का, एक तो लास्ट चैप्टर है हमारा और ऊपर से न्यू चैप्टर है, ऑर्गेनिक चल रही है, तो काफी सारे रीजन है जिसकी वजह से मैंने अपने आप को थोड़ा स्लो किया हुआ है। क्योंकि अगर करवाना हो तो एक दिन में 1.5 घंटा बिठा के पूरी प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन करवा दो, बट मैं कराना नहीं चाहती हूँ, मेरे लिए भी वो अच्छा नहीं रहेगा और तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। इससे बेटर है धीरे धीरे करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि कम टाइम में ही आप लोगों का रिवीजन हो जाता है, मतलब जितना क्लास में करवाती हूँ, तो जो बाकी का टाइम है उसको जो टेस्ट में चैप्टर आने वाले हैं उस पे दो, ठीक है। चलिए उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या होगा आज का। आज मैं तुम्हें एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, मतलब जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं एल्केन के, लाइक बॉइलिंग पॉइंट होती है, फ्री, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जिसमें से आज मैं तुम्हें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट करवा दूंगी। बहुत बड़ी रिएक्शन, मतलब बहुत काफी बड़ा टॉपिक है अपने आप में, तो टोटल 10-11 रिएक्शंस है जिसमें से मैं आज तुम्हें एक या दो ही करा पाऊंगी, क्योंकि फ्री रेडिकल जो है ना वो अपने आप में 40 मिनट की है, बाकी सारे तो 10-10 मिनट की है, ठीक है। तो इसको मैं आज स्टार्ट कराऊंगी और मैंने यहाँ पे अब मैं ट्राई करूंगी कि जो भी मैं लेक्चर तुम लोगों का लेती हूँ, वेटेज तो मैं हमेशा डालती हूँ चैप्टर वेटेज, और मैं साथ ही साथ उसका टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी डाल दूँ, ठीक है। तो जैसे आज का मैंने डाला हुआ है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वोलेटिलिटी, है ना, क्वेश्चंस ऑन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये आपको देखने को मिलेंगे जो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराती हूँ, ठीक है। उससे पहले अब मुझे जल्दी से ये बताओ, जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में, वो बहुत ही कम क्या 2 या 3 स्टूडेंट्स ने ही मुझे शेयर किया है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मैंने 646 पे शायद सेंड किया था। किसने? सुहानी ने? हाँ सुहानी का मैंने देख लिया था। मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जिन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? किस खुशी में नहीं किया? कहाँ घूमने गए थे? मैम मैंने भी किया था। हाँ जिन्होंने किया था मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ बच्चों, जिन्होंने नहीं किया था मैं उसकी बात कर रही हूँ कि अगर आप लोग क्लास का जो टीचर क्लास में देती है, टीचर देती है क्लास में होमवर्क कि करके आना है, अगर आप वो नहीं करके आ रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मैम से कि वो आप लोगों को उसका सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। तो जितने ज्यादा बच्चे करके आएंगे, मुझे दिखाओ कि कहाँ किया है आप लोगों ने, तभी मैं मानूंगी कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं घर में, ठीक है। ज्योति आप मुझे भेज दिया करो बेटा, ठीक है। जिसकी तबीयत खराब थी कोई बात नहीं, थोड़ा सा रेस्ट करके भेज दिया करो, ठीक है। तो ये वाली चीजें थोड़ा सा माइंड में रख के चलना है कि मैं अब हर क्लास को शुरू करने से पहले बात करूंगी जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, किया या नहीं किया, किया तो दिखाओ, नहीं किया तो नहीं किया, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि क्योंकि अगर आप करोगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन से क्वेश्चन में डाउट आ रहा है। जब करोगे तभी तो मुझे बताओगे ना मैम ये वाला क्वेश्चन मेरा नहीं हुआ, तो उसी क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। नहीं करूँ तो मुझे बताओ, ठीक है। तो जो भी होमवर्क मिलता है सीरियसली लिया करो आप लोग, किसके लिए पढ़ रहे हो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं फिर बोल रही हूँ, जब मैं आप लोगों को इतना सीरियस होकर पढ़ाती हूँ तो आप सीरियस हो जाइए। ये मत सोचो 11th क्लास में हो तो ठीक है अभी तो 12th में कर लेंगे, वो कभी दिन आएगा ही नहीं, क्योंकि 12th वाले बच्चों से पूछो कितना प्रेशर है उनके ऊपर। वो बच्चे स्कूल का ऑफ ले रहे हैं पढ़ने के लिए, उनको टाइम नहीं मिल रहा है, और आप लोगों के पास टाइम है तो यूटिलाइज करो। कम से कम आप लोगों ने हर एक चैप्टर के 3 से 4 बार PYQs लगा लेने चाहिए अब तक। मान लो केमिकल बॉन्डिंग मैंने कितनी बार करवा दी, बहुत बार उसके वो भी करवा दिए मैंने, तो क्वेश्चंस भी करवा दिए और PYQs भी मैं करा चुकी हूँ एक बार, तो वो तो मेरी साइड से हुआ। आपकी साइड से कितनी बार हुए? 3 बार 4 बार, इतनी बार तो आप लोगों को कर लेने चाहिए, ठीक है। तो जो 11th वाला टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, क्योंकि 12th में टीचर्स का, बोर्ड्स का बहुत सारा प्रेशर आ जाता है, तो वहां पे आप 11th को लेके बैठोगे स्टार्टिंग से तो फिर तुम्हें ही डिमोटिवेशन आएगा। हाँ प्रिंस आप शेयर कर सकते हो मेरे पर्सनल नंबर पे, एंड माई कॉन्टेक्ट नंबर इज 987707
573666, यही है मेरा कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, क्वेश्चन शेयर करने के बाद मुझे ये बता दीजिएगा कि ये वाला क्वेश्चन मुझसे नहीं हो। जैसे हुस्नवाज है यहाँ पे, है बेटा? वेल डन बेटा, हुस्नवाज ने मुझे आज भेजा। एटलीस्ट तुम लोग ट्राई कर रहे हो, मेरे लिए यही बहुत है। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ आप लोग। मैंने शायद आपको लास्ट क्लास में बोला था कि मेरे लिए आप लोगों के एफर्ट्स बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, आंसर बेशक नहीं आ रहा, कोई नहीं, एटलीस्ट आप ट्राई कर रहे हो। ठीक है, और जब आप लोग ट्राई करना स्टार्ट करते हो ना, तो एक दिन आप लोगों को देखना आंसर भी निकालने लग जाओगे। ठीक है, तो कुछ कुछ गलतियां की हैं बच्चों ने क्वेश्चन सोल्व करते टाइम, तो मैंने एक दो क्वेश्चन लिए भी हैं, जैसे कि हमेशा लेती हूँ। तो ये उन बच्चों के लिए जो बच्चों ने मुझे भेजे हैं, जिन्होंने भेजे ही नहीं वो तो बड़ी बुरी बात है। नेक्स्ट टाइम नहीं करके दिखाया, जो आज मैं क्वेश्चन दूंगी तो मैं बहुत नाराज हो जाऊंगी आप लोगों से। हाँ तनिष्का? हाँ, मतलब मेरा तो आंसर आ रहा था। अच्छा ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने दिया था, पहले आप खुद सोचेंगे, उसके बाद मैं कराऊंगी। पहले आप लोग मुझे बताएंगे कि मैम मैंने ऐसे सोचा है, क्योंकि जब तक आप सोचेंगे ही नहीं तो फिर क्या ही फायदा उसका। मेरे मेरे अगर मैं ही बता दूंगी तो फिर आप मेरी तरीके से सोचेंगे ना। मैं चाहती हूँ कि आपने कैसा सोचा, ये मैटर करता है मेरे लिए। द नंबर ऑफ आइसोमेरिक सोडियम सोल्ट दैट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन नियोपेंटेन। पहले तो ये पहचाने की रिएक्शन है कौन सी। तो जिसको भी आता है एक बार हैंड रेज कीजिए, मैं जानना चाहती हूँ कि आपके माइंड में क्या चल रहा है इस क्वेश्चन को लेकर। और मैं थोड़ा स्लो ही चलूंगी क्योंकि 3 क्लासेस मैं ऑलरेडी, दिस इज माय 3rd क्लास, और मैं चाहती हूँ कि मेरे से ज्यादा आप इस क्लास में बोलें। तनिष्का ने हैंड रेज कर लिया है, बाकी बच्चे? मैम Na और ड्राई था। नहीं, Na सोडियम ये सोल्ट होता है क्या? इन्होंने कहा सोडियम का सोल्ट लिया है, तो खाली Na नहीं है वो, उस रिएक्शन नहीं है बेटा, गलत सोच रहे हो सुहानी, कुछ और सोचो बेटा। ठीक है, और ध्यान में लाओ कौन कौन सी नेम एक और रिएक्शन। क्वेश्चन नहीं हुआ था मुझसे। एक आपने थ्योरी बेस दिया था रिएक्शन लिखने, और एक ये वाला भी नहीं हुआ था। ठीक है, ठीक है, तुम्हारा नहीं हुआ था, ओके समझ गई। तनिष्का आपने क्या सोचा है? मैम इसके अंदर हम वो CuO वाली रिएक्शन करते हैं ना, उसके नाम, अंदर नेम वो क्या उस रिएक्शन का? नहीं याद आ रहा मैम। इसके अंदर हम COO यूज करते हैं। एक बार नाम देख के बताओ नोट्स में से। पीयूष, नाम क्या था उस रिएक्शन का? मैम कोल्ब्स लॉ था शायद। कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। Yes. कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस था। ठीक है, जिसमें मैंने एक एग्जांपल लिया था, सपोज RCONA, ये है सोडियम का सोल्ट, राइट? तो इसमें से आप क्या करते थे, रेडिकल रेडिकल बनाते थे और RR इस तरीके से जोड़ देते थे, एल्केन की फॉर्मेशन होती थी, CO2 बाहर निकल जाता था। Yes, ठीक है, ओके। तो यानी कि आपको क्या करना है, आपको नियोपेंटेन बनाना है। तो नियोपेंटेन, अब पहले तो ये पता होना चाहिए नियोपेंटेन होता क्या है, क्या होता है नियोपेंटेन, क्या स्ट्रक्चर बनता है नियोपेंटेन का। अंजलि, नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर बताओ बेटा। मैम बीच में C कार्बन एंड CH3 एंड CH2 into COO Na प्लस। मतलब तुम ये बोल रही हो मुझे? यस मैम। बहुत अच्छा बोला अंजलि, वेल डन बेटा। ठीक है, देखो पहले मैं नियोपेंटेन लिख देती हूँ। मैंने वैसे नियोपेंटेन का पूछा था, बट तुमने आंसर मुझे बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये नियोपेंटेन है, राइट? अब एक बात देखो, यहाँ पे हमें पता है CONA CO2 निकलना है। अब तुम बेटा कहीं पे भी लगा दो, सारे सेम है, कहीं पे भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देख पा रहे हो, सिमेट्रिकल है। ठीक है, कहीं पे भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लेते हैं मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, CH2CONA, ऐसे ही तो ब्रेक करते हो ना? यस मैम। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे बनेगा CH3 एक डबल बॉन्ड बनेगा शायद। आपसे पूछा है, एक मिनट रुको, आप लोग क्वेश्चन को गलत पढ़ रहे हो बच्चे। आप लोगों को ना ये ऑब्टेन करना है, मतलब ये बनाना है आपके पास। सुनो ध्यान से, आपके पास कोई आइसोमेरिक सोडियम सोल्ट है, समझ लो कोई सोडियम सोल्ट है, ठीक है, जिसकी तुमने कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस कराई है और तुम्हारा ये बना है। ये पूछ रहा है वो आपसे, बताओ।
तो हमें वो बताना है जो कंपाउंड हमने रिएक्टेंट में लिया था। हाँ, वो बताना है तुमने क्या लिया। तो मैम वो वाला जो अंजलि ने बताया था। वही लिया है, सोच लो सारे बच्चे। हाँ जी, बताइए। यस मैम, वही लिया है। ठीक है, एक मिनट रुको बच्चे। हाँ, तो अंजलि ने मुझे बोला था, एक मिनट रुको, अंजलि ने मुझे ये बोला था। यस मैम। ठीक है, अच्छा एक बार डी कार्बोक्सिलेशन भी सोचो, हो सकता है क्या डी कार्बोक्सिलेशन करा दूं मैं? एक मिनट रुको बच्चे, उसमें भी तो हम यही ले रहे थे ना, इधर आओ ना, NaOH ले रहे थे ना, NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो उसमें भी हम क्या कर रहे थे, CONA कर रहे थे, क्योंकि देखो बच्चे, यहाँ पे अगर आपने कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस लिया, एक बार मैं बताती हूँ कैसे सोचना है इस क्वेश्चन को। तुमने ऐसे किया, ऐसे ब्रेक करवाओगे तुम लोग, तो तुम लोग क्या करोगे, एक और यूनिट ले लोगे और ये बना के आ जाओगे। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। CH2 और ये पूरी यूनिट दोबारा CH2 CH3 ये बन जाएगा, बट हमें तो ये चाहिए ही नहीं ना। मानते हो कि Yes, नहीं मानते हो, ये हमें चाहिए ही नहीं। तो अगर मान लो मैं आपका वो करा दूं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, उसमें भी तो यही ले रही थी ना मैं, सोल्ट ही तो बना रही थी। एक मिनट रुको ना, यस मैम। RCON। ठीक है, तो उसमें मैं क्या कर रही थी, ये बॉन्ड ब्रेक करा के कुछ नहीं करना था, अपने पास ये था, रुको मैं बताती हूँ तुम्हें। RCOH था, NOH के साथ रिएक्शन करा रहे थे, एसिड बेस रिएक्शन होके सोल्ट बन रहा था, राइट। तुमने क्या Yes. किया, इसको ब्रेक किया और क्या लगा दिया था, H लगा दिया था। तो यानी कि ये रिएक्शन अब आप दो तरीके से सोच सकते थे। मैम ये तो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में भी आपने सोल्ट बताया था और उसमें भी बताया था डीकार्बोक्सिलेशन में, बट यहाँ पे जो तरीका लग रहा है वो तो डीकार्बोक्सिलेशन का लग रहा है। ध्यान से देखिए सारे बच्चे, माने Yes, ma'am. माने तो इस तरीके से सोचना है आप लोगों को, इस तरीके, क्योंकि मैंने क्या बोला पहले, जैसे पीयूष ने बोला कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस बहुत बढ़िया, क्योंकि मैंने आपको दो तरीके की रिएक्शन कराई थी, कोलबेज भी कराई थी, डीकार्बोक्सिलेशन भी कराई थी। कोलबेज में लेकिन ये ध्यान रखना मिलता क्या है आपको, जो आपका R होता है उससे क्या बोलते हैं, जितने भी कार्बन होंगे आपके सबस्ट्रेट में उससे डबल नंबर ऑफ कार्बन मिलेंगे आप लोगों को प्रोडक्ट्स में बच्चों। Yes, ma'am. यस मैम। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा है ही नहीं, मुझे तो क्या चाहिए, तो यानी कि मुझे ये लेना पड़ेगा। और अब कितने लेने पड़ेंगे वो ये पूछ रहा है, कितने इसके आइसोमर बन सकते हैं। मैम एक ही पॉसिबल है, क्योंकि ये सारे क्या है, बराबर है। आप कहीं भी लगा दो CH2CONA एक ही टाइप का बनेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस मैम। क्योंकि ये तीनों सेम है ना, कार्बन के साथ चारों मिथाइल है, तो कहीं से भी आप CH2CNO लगा दो, बात एक ही है। यानी कि इसके कितने आइसोमर होंगे, एक होगा, सिर्फ एक यही पॉसिबल है। मैम आप यहाँ से निकाल दो, यहाँ से निकाल दो, यहाँ से निकाल दो, बात तो एक ही है। आर यू गेटिंग? तो आपको इसलिए कहती हूँ, जो नेम रिएक्शन करा दिए एक बार उसको लिख लो अपनी नोटबुक में और देखो तो पूछ क्या रहा है एग्जामिनर। क्लियर है अभी बाकी सब बच्चों को? यानी कि क्वेश्चन कौन से वाले तरीके से हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन थी ये, जिसको उसने अलग लैंग्वेज में पूछ लिया। Yes, ma'am. चलिए और करते हैं क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करो। इसने मैम आपसे पूछा है कि ए क्या होगा, फिर उसमें कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस करवा के इसको थोड़ा और आसान कर देती हूँ तुम लोगों के लिए। लो बी बनाना है इसमें। सुहानी एंड तनिष्का रेज देयर हैंड, बाकी लोग, कविता ने भी हैंड रेज कर लिया, शाबाश। उज्जवल ने भी कर लिया। चिंकी बताना चाहोगी व्हाट विल बी द आंसर? कोमल ट्राई करोगी कोमल? सोच रहे हो, ठीक है। कविता यादव यस मैम। बताओ बेटा। मैम ऑप्शन डी। डी ये वाला? यस मैम। ठीक है, कविता ने बताया ये, ओके। अनम यस मैम। बताओ।
मैम मेरा भी यही ऑप्शन है। ठीक है, किसी और का कोई और आंसर आ रहा है? सबका डी आ रहा है? ठीक है, तो Yes, मुझे बताएगी अनम बताएगी कि कैसे किया बेटा, बताओ। मैम इसके बॉन्ड को दोनों तरफ मैम इसमें कोलवे का हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो मैम हमें इसका डबल बॉन्ड मिल जाएगा एक इस पे। ठीक है, एक देखो तुमने क्या गलती करी, ये सेम रिएक्शन मैंने लास्ट क्लास में कराई थी। ये देखो इधर, सबसे पहले क्या NOH बेस होता है, ये एसिडिक प्रोटोन है, निकाल ले जाएगा। अब चेक करना, ये कल क्या मैंने नहीं कराया था आप लोगों को क्लास में? में क्या होता है, रेडिकल टूटता है तो ये क्या हो जाएगा एक बार देखना, क्या बनेगा? अब ए आएगा, ए आएगा। कैसे बोल रहे थे तुम लोग, रिंग कहाँ से बना रही तुमने? मैम मैं पहले से ए ही करा था, पर इतने लोग टी बोल के इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया, नहीं बोला अपना आंसर। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, जो आपका है वो बोलना चाहिए। हाँ जी बेटा बोलो, बाकी लोग कैसे किया था आपने, ये क्यों बना दिया? कार्बन कितने, 1 2 3, आप ये सोचे कि 1 2 3 4 कार्बन है तो ये बना दोगे, नहीं, ये तो निकलने वाला है ना बच्चों, ये तो निकल जाएगा CO2 बाहर। ठीक है, याद करो वुड्स रिएक्शन भी तो ऐसी ही भी मैंने बताया था। ठीक है, तो इसमें एल्काइन बनेगा बच्चों। ठीक है, ए एसिड अंदर जैसे कि अगर हम NaOH में करेंगे तो इसमें CO निकलेगा नहीं। फिर से बोलो। मतलब जब हम NaOH में करते हैं तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकल जाती है ना, उसकी जगह हाइड्रोजन रह जाता है। अच्छा, वो आपकी डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन थी, उसमें NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड दिया हुआ मिलेगा अगर वो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आपसे करवा रहा है। यहाँ पे सिर्फ NaOH है, समझे? यहाँ पे सिर्फ NaOH के 2 मोल क्यों डाले, क्योंकि 1 मोल यूज होगा इसका H निकालने के लिए और 1 मोल यूज होगा इसका H निकालने के लिए। तो ये NaOH क्यों आया है, इसका H निकालने के लिए आया है। ठीक है, और सोल्ट बन जाएगा। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में हम सोल्ट ही तो लेते थे, पहले हमारे पास एसिड होता है, फिर NaOH आता है, वो उसका एसिड बेस रिएक्शन होती है, सोल्ट बनता है, फिर सोल्ट में हमारी 2 रिएक्शन पॉसिबल हो जाती है, कोलबेज और डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। पर उसने दिया क्या हुआ है वो आपको देखना है। ठीक है बच्चों, दिया क्या है वो आप लोगों को देखना है। ठीक है, उसने कॉलबेस पूछी है तो कॉलबेस में तो यही होगा। हो जाएगा सभी से? ये वाला ये एक मैंने कहा था, ये वाला मुझे एक बच्चे ने भी नहीं करके दिखाया। अभी करो, अगर किसी ने किया तो बताओ, वरना मैं दोबारा ये होमवर्क में डाल दूंगी क्वेश्चन। किसी ने किया है ट्राई? होमवर्क में लोगे पक्का, कल करके दिखाओगे मुझे ये? यस मैम। मैं आप लोगों को हाँ हिंट दे देती हूँ कि क्या क्या यहाँ पे लिखा हो सकता है। कुछ बच्चों को लिखा ही हुआ समझ में नहीं आ रहा हो, मैं बता देती हूँ। आपको ये एसिड दिया हुआ है, ध्यान से सुनना। ऐसे A और B आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है ज्योति। देखो बेटा, पहले आपका ये एसिड दिया हुआ, इसमें इन्होंने डाला है NaOH कैल्शियम ऑक्साइड, फिर उन्होंने A दिया, तो पहले आपको ये पहचानना है A कौन सी रिएक्शन होगी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एल्काइल क्लोराइड लिया है, जिसको बोला है B होगा कोई एल्काइल क्लोराइड, उसमें उन्होंने ये तीनों चीजें डाली और उससे वापस से A मिल गया। यानी कि तुम्हें A बताना है और B बताना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इन्होंने डायरेक्ट क्या डाला, सोडियम डाला। ये मैं बता देती हूँ स्टेप, क्योंकि ये मैंने नहीं बताया था। Na क्या करता है बच्चे, Na+ इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन H+ से मिलके H2 गैस बाहर निकल जाएगा। तो बेसिकली ये क्या करने आया, इस H को लेके जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे CO नेगेटिव बन जाएगा। हिंट दे रही हूँ क्योंकि मैंने नहीं बताया था। तो सोल्ट बन जाएगा C। ठीक है, बाद कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस करवा दी, D बन गया। ठीक है, फिर उन्होंने E लिया है, E से मतलब E की रिएक्शन Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ली है, तो D फिर मिलेगा। मतलब समझ रहे हो, जितना भी मैंने अभी तक तुम्हें पढ़ा है सारी रिएक्शन मैंने एक स्लाइड में डाल दी। इससे क्या होगा, रिवाइज हो जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना, मैं ऐसे क्वेश्चन करवाती रहूंगी। ठीक है, फिर उन्होंने एल्कीन्स पूछ ली, कितनी पॉसिबल एल्कीन्स होंगी, H2 निकल के साथ करनी है। तो ये तुम्हें ट्राई करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले मैं चाहती हूँ आप लोग ट्राई करो और मुझे भेजो। अगर आपको ग्रुप में भेजना, ग्रुप में भेजो, जैसे करना है वैसे करो, बट एक बार मुझे दिखाओ कि आप लोग कैसे अप्रोच कर रहे हो। हुस्नवाज ने तो किया भी था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग ये करना। ठीक है, ओके मैम। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक था, हम ट्राई करेंगे। अभी कितना है, 8:30 हुई है। वैसे मैंने आज बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, 20 मिनट दे दिए। मैं ट्राई करूंगी सिर्फ 10 मिनट ही दूं आपके रिवीजन
जो आपका रिवीजन क्वेश्चंस होते हैं उसको सिर्फ 10 मिनट्स ही दो, और वो तभी हो पाएगा जब आप लोग घर से काम करके आएंगे। नहीं करके आएंगे तो डांट सुनेंगे, और डांट सुनेंगे तो उसमें टाइम जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमने जो हमने केमिकल एल्केन्स की प्रिपरेशन थी वो कल वाली क्लास में कंप्लीट कर ली थी। अभी हम चल रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, आप लोगों को जनरली ऑर्गेनिक की बात कर रही हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको बॉइलिंग पॉइंट वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत देखने को मिलेगा फ्रिक्वेंटली। ठीक है, फिजिकल स्टेट में हम ये बोलते हैं कि ये कैसा दिखता है, इनकी फिजिकल स्टेट कैसी है, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, यही सब आप ऑर्गेनिक में देखेंगे। ठीक है, इवन अनऑर्गेनिक में भी फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब यही होता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब बताना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी हुई है, बहुत ध्यान से देखेंगे कि एल्केन्स जो होते हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ड्यू टू वेरी लिटिल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये वाला पॉइंट मैंने आपको पहले वाली प्रीवियस क्लासेस में बताया है कि जो एल्केन्स होता है, सपोज मैं सिंपल कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ले लेती हूँ। देखो नॉन पोलर का मतलब क्या होता है कि मतलब वो पानी में सोल्यूबल नहीं होंगे, यही मतलब है उसका। यस मैम। ठीक है, पानी में क्या होता है, इधर आना एक बार, पानी के पास क्या होता है, पानी का डाइपोल नेचर होता है, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव आता है। हाँ जी, बाकी बच्चे पढ़ा था ये वाला मुझसे केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर, या जिससे भी पढ़ाओ। ठीक है, अब कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में मैंने तुम्हें एक बताया था कि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो ना के बराबर होता है, मतलब बहुत ही कम डिफरेंस होता है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। तो जब यहाँ पे चार्जेस ही क्रिएट नहीं हो रहे तो ये पानी के मॉलिक्यूल से कैसे अट्रैक्ट करेंगे, नहीं करेंगे। तो जब आप एल्केन्स को पानी में डालोगे तो दो लेयर बन जाएंगी, आपस में वो सोल्यूबल नहीं होंगे। जैसे ऑयल की पानी में लेयर, ऑयल और पानी आपस में क्या होता है, जब दोनों को मिलाते हो तो लेयर बन जाती है ना। ऑयल क्या करता है, फ्लोट करता है पानी पे। रीजन क्या होता है, ऑयल फ्लोट करता है वाटर पे, पानी पे फ्लोट क्यों करता है वो? डेंसिटी। हाँ, डेंसिटी क्या होती है ऑयल की, कम से ज्यादा? ज्यादा होती है। सोच लो, ज्यादा या कम? मैम कम। ठीक है, आप वो 10th में कौन सा प्रिंसिपल पढ़ते थे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ते थे, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसमें आप ये चीजें आई थिंक पढ़ते थे, है ना? मेरे को अच्छे से याद थे, भूल गई हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो यानी कि इसका मतलब जो मैंने पहली लाइन लिखी हुई है वो मेरे बच्चों को क्लियर हुई कि एल्केन्स है ऑलमोस्ट नॉन पोलर। ध्यान रखना, लाइक डिसोल्व लाइक, ये एक स्टेटमेंट मैंने तुम्हें बताई थी, लाइक डिसोल्व लाइक। यस मैम। और शायद 10th में पढ़ी होगी। ठीक है, सेम वाले मॉलिक्यूल एक साथ रहना पसंद करते हैं, डिफरेंट वाले अलग रहना पसंद करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ, दे पोजेस वीक वंडरवल फोर्सेस। ठीक है, इनमें क्या होता है, वीक वंडरवल फोर्सेस होते हैं। ये कहाँ पढ़ा था बच्चों अपन ने, वीक वंडरवल फोर्सेस चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था, सरफेस में। लंडन फोर्सेस, डिस्पर्जन, जिसको डिस्पर्जन फोर्सेस भी आप बोल रहे थे, काफी सारे 5 टाइप के पढ़े थे, इंड्यूस, डाइपोल इंड्यूस, ये सब, डाइपोल इंटरेक्शन, तो वो सारे वंडरवल फोर्सेस की कैटेगरी में थे। अच्छा, अब सेकंड, पहली चीज आती है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट बोले तो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है? तो ध्यान रखना, जो छोटे वाले मतलब जो C1 to C4 की अगर मैं बात करूं तो उनका मास क्या होगा, कम होगा। अगर मैं स्टार्टिंग के ले लूं कार्बन 1 to 4 तो उनका मास कम होगा। अगर मास कम होगा, फूक मारूंगी, उड़ गया। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग के होते हैं C1 to C4 वो गैस की फॉर्म में, मतलब गैस होते हैं। उससे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाओगे तो वो लिक्विफाई होते जाएंगे, लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। और C17 ऑनवर्ड्स तो भैया भारी भरकम सॉलिड, एज अ सॉलिड एग्जिस्ट करेंगे। तो ये सिंपल उनकी फिजिकल स्टेट की बात हो गई। पेपर में कोई नहीं पूछेगा तुमसे, बट क्योंकि ऑर्गेनिक में तुम फर्स्ट टाइम ये चीजें देख रहे हो तो आराम से देखना, प्यार से देखना, बस। ठीक है जी, देखिए जो छोटे होंगे वो गैस की फॉर्म में होंगे, जो थोड़े से 70 C5 से C17, किसकी बात कर रही हूँ, एल्केन की, लिक्विड की फॉर्म में होंगे। C17 ऑनवर्ड्स ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम, भैया मोटू से सॉलिड की फॉर्म में होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं सोलिबिलिटी की, क्या कहना है सोलिबिलिटी का, एल्केन्स मैम नॉन पोलर होते हैं तो ये पानी में तो घुलेंगे नहीं, तो ये सोल्यूबल किस में होंगे, नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। कौन कौन से होते हैं नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट? बेंजीन है, काफी अच्छा है नॉन पोलर। ठीक है, तो काफी सारे ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं, पानी में तो डिसोल्व होगा नहीं, अगर पानी में मिलाओगे एल्केन को तो 2 लेयर बन जाएंगी। तो वो ध्यान रखना, एल्केन्स आर सोल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बेंजीन भी आपका सॉल्वेंट होता है। ठीक है, देखा है क्या लैब में? नो मैम।
देखना एक बार, ठीक है। उसके बाद डेंसिटी की बात करूं, डेंसिटी हमें पता है मास बाय वॉल्यूम होता है। कोई बात नहीं मोहम्मद, इट्स ओके बेटा, रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। वैसे भी आज कल ही इंपॉर्टेंट वाला स्टार्ट होने वाला है, आज तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा डेंसिटी होगी। और ध्यान रखना जो एल्केन्स की डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम 0.8 तक रहती है, और हमें पता है वाटर की तो 1 होती है, यानी कि उससे तो हमेशा कम, यानी कि फ्लोट करेंगे पानी पे। यस मैम। तो बस ये ध्यान रखना है एक तो। हाँ जी बच्चों, गिव मी थम्स अप, कुछ मुश्किल नहीं है अभी, अभी आएगा जहां पे लगेगा मुश्किल। जैसे ये वाला देखो, यहाँ से तुम्हारे नीट के क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो रहे हैं। इससे पहले तो कुछ भी नहीं था, बेसिक इंट्रोडक्शन था। सबसे पहले मैंने आप लोगों को फिजिकल स्टेट बताई। अगर नंबर ऑफ कार्बन कम है दे एग्जिस्ट एज गैस। जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे C17 तक लिक्विफाई, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। उसके बाद मैंने बताया एल्केन्स आर नॉन पोलर, तो सोलुबल होंगे इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मैंने कहा था ना फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे बच्चे, तो हियर इट इज। तो बॉइलिंग पॉइंट बच्चे क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट आप क्या पढ़ते थे डेफिनेशन? द टेम्परेचर एट विच एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम इक्वल टू वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यही पढ़ते थे बचपन में। डेफिनेशन ही नहीं पढ़ी पॉइंट की। डेफिनेशन नहीं पढ़ी ये? नो मैम। तो क्या पढ़ी है? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस, ये पढ़ी है क्या? मैम पढ़ी ही नहीं, आता ही नहीं है बोर्ड में, क्वेश्चन पढ़ के क्या करेंगे। चलो कोई नहीं, मैं पढ़ा दूंगी, चलो छोड़ो। देखो चलो अभी तो मैं फिर बेसिक वाली डेफिनेशन देती हूँ। वैसे इसकी डेफिनेशन वो नहीं होती है जो भी मैं बोल रही हूँ। आप क्या करते हो, अगर आपने मान लो पानी रखा है, अगर वो बॉयल हो रहा है तो आप क्या करते हो? बॉयल होना स्टार्ट हो गया ना, तो क्या होता है जब वो जो वेपर प्रेशर है, जो पानी के वेपर्स बन रहे हैं और बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो जब बराबर हो जाता है तब आपका पानी बॉईल करता है। तो हम बोलते हैं 100 डिग्री, जो भी तुम बोलते हो 100 डिग्री सेल्सियस होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे अब बात आती है क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, एक बार इधर आओ। जो जितना ज्यादा भारी भरकम होगा उसको मुझे बॉईल करने के लिए क्या ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा या नहीं, बस इतना बता दो। यस बस यानी कि अब मैं तुम्हें प्रायोरिटी ऑर्डर बता रही हूँ कि कैसे क्वेश्चन करें। देखो मैं कितने क्वेश्चन लाई हूँ इसके ऊपर, 1 2 3 3 क्वेश्चन लाई और 2 तुम्हें होमवर्क में दिए, तो टोटल 5 क्वेश्चन बन गए स्टार्टिंग में नीट के। प्रायोरिटी ऑर्डर में बताऊंगी जो तुम्हें याद रखना है कि कैसे हम बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन चुटकियों में कर लेंगे। प्रायोरिटी ऑर्डर, अरे स्पेलिंग गई, प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या चेक करना है? 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। सबसे पहले आपको चेक करना है मॉलिक्यूलर वेट या नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो बॉइलिंग पॉइंट, इसको भूल जाओ, ये लिखा है भूल जाओ, इसको जो मैं बता रही हूँ वो ध्यान रखो। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। सबसे पहला जो तरीका है वो यही है, प्रायोरिटी आप इसको ही देंगे। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम मान लो एक में 4 है, एक में 5 है, एक में 6 है, एक में 7 है, एक में 8 है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे उसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्लियर? यस मैम। सेकेंड आता है, सेकेंड प्रायोरिटी आप किसको दोगे? अगर मान लो नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, आइसोमर्स है, मतलब मान लो अगर आपको कुछ आइसोमर दिए हैं, जैसे मैंने बताया था ना C5H12 के तुमने कितने बनाए थे आइसोमर? 2 बनाए थे, 3 बनाए थे मैम 3 बनाए थे, 3 बनाए थे। C5H10 था, 12 था। एन पेंटेन बनाया था, नियोपेंटेन और आइसोपेंटेन। उसमें क्या है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है 5 है, लेकिन आइसोमर उसके एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना आइसोमर में बॉइलिंग पॉइंट आप कैसे बताओगे? बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। जैसे जैसे ब्रांचिंग होती जाएगी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। पहले तो ये ध्यान रखो, फिर मैं इस एग्जाम्पल से समझाऊंगी तुम्हें कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। पहले लिख लो, पहले तुम्हें देखना है नंबर ऑफ कार्बन एटम, अगर डिफरेंट है तो उसी से क्वेश्चन हो गया। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, कुछ आइसोमर्स जैसा कोई चीज दी हुई है, तो ध्यान रखना जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होती जाएगी, ब्रांचिंग का मतलब क्या है? एक के ऊपर एक क्या कर रहे हो आप? ब्रांचिंग कर रहे हो। पहले आपके 5 कार्बन है, एक को हटा के आपने एक कार्बन पे ब्रांचिंग कर दी, एक और को हटा के आपने क्या कर दी? ब्रांचिंग कर दी। अभी दिखाती हूँ, देखिए बच्चे कैसे बोल रही हूँ मैं। जैसे देखो इधर आपके पास ये क्या है? एन पेंटेन है, देख पा रहे हो सारे बच्चे? 1 2 3 4 5। एक काम करो, एक कार्बन को हटा के ब्रांचिंग कर दो। यस मैम, ये लो कर दी। अब एक और को हटा के ब्रांचिंग कर दो। लो मैम, कर दी। क्या हुआ? पहले इसका सरफेस एरिया इतना था, इसका इतना हो गया, ये क्या कर दिया तुमने? फुटबॉल बना दी, ब्रांचिंग कर दी, है ना? सरफेस एरिया कम हो गया। अब आओ मेरे पास, यहाँ पे देखो
ये क्या है, ये कुछ बैम्बूज रखे हुए और ये आपकी ये है फुटबॉल है, देख पा रहे हो बच्चे? यस मैम। अब एक बात बताओ, मैं क्या करना चाहती हूँ, एक रोप रस्सी ले लेते हैं। अब आप रोप से बांधना चाहते हैं, इसको आराम से बांध पाओगे इन बैम्बूज को, या इस बॉल को अच्छे से बांध पाओगे? किसको बांध पाओगे? बैम्बू। इसको बांधना जाओगे तो भैया हाथ से छूट जाएंगे तुम्हारे ये, ठीक है? यस ठीक है, तो यानी कि जो सबसे अच्छी पैकिंग है वो किसमें है? पैकिंग बोले तो समझ रहे हो ना, बैम्बू में है और इसमें कम है। तो ध्यान रखना मेरी बात बच्चे, क्या बोल रही हूँ कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी सरफेस एरिया कम होता जाएगा, और सरफेस एरिया कम होता जाएगा तो जो आपस में मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन है, ऐसा तो नहीं है कि मान लो एक आपने कोई रिएक्शन मीडियम लिया, ऐसा तो नहीं है कि एक ही होगा नियोपेटेंट, बहुत सारे होंगे। तो जब ये आपस में आएंगे इंटरमोलिकुलर, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इनमें वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी जितना जिनका सरफेस एरिया ज्यादा है उनमें होगी। क्या ये बात मानते हो? यस मैम। यस मैम। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आई रिपीट, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा। बेटा वंडरवॉल फोर्सेस क्या होते हैं? वंडरवॉल फोर्सेस क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है वो, तो O2 के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में क्या करेंगे? इंटरेक्ट करेंगे। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब उतना मुझे टेम्परेचर देना पड़ेगा बॉयल करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे आपका सरफेस एरिया कम हो रहा है, ब्रांचिंग ज्यादा हो रही है, या सरफेस एरिया कम हो रहा है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम। यानी कि मैंने दो बात बता दी, पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम चेक करने हैं, फिर अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है तो आपको क्या चेक करनी है? उसकी ब्रांचिंग चेक करनी है। ठीक है, जितना ज्यादा ब्रांचिंग उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ठीक है, ब्रांचिंग इसमें ज्यादा है, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, चलिए ओके। उसके बाद आता है बच्चा मेल्टिंग पॉइंट। देखो मेल्टिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, साफ साफ बोल रही हूँ, लेकिन बस देख तो मैं बोल रही हूँ। देखो इन्होंने क्या बोला हुआ है सिंपल सी एक बात बोली हुई है, वो वाले एल्केन्स जिनका इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है वो ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं क्रिस्टल लैटिस में। अब क्रिस्टल लैटिस बोले तो लैटिस क्या होता है बताया था क्या मैंने? कभी नहीं बताया होगा शायद। यस मैम। सुनो, लैटिस क्या होता है, अगर मान ये क्यूब है, सिर्फ समझ लो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जो जो चीजें बता रही हूँ बस वो। अगर बच्चे इसमें क्यूब को 3D में एक्स वाई, ये देखो मान लेते हैं ये आपकी एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, हर डायरेक्शन में इसको रिपीट करूंगी तो मुझे क्या होगा? 3D स्ट्रक्चर मिल जाएगा, 3D अरेंजमेंट मिल जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं? लैटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटिस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जैसे आपका NaCl का होता है, मैंने शायद दिखाया भी तो था, हाँ बताया था ना मैंने, केमिकल बॉन्डिंग में स्टार्टिंग में लैटिस एनर्जी। ठीक है, लैटिस एनर्जी मैंने आप लोगों को बताया था। बच्चे गिव मी 1 सेकेंड, मेरा एकदम से जो बैटरी है फोन की वो 2% हो गई है, पता चले यहाँ से मैं लीव हो जाऊं। 1 सेकेंड दो बेटा मैम को। ठीक है, ये मैंने केमिकल बॉन्डिंग में NaCl का दिखाया भी थे ना वो लैटिस, तो वही वाले लैटिस की मैं बात करूं आप लोगों की। ठीक है, बट अभी हम एल्केन का पढ़ रहे हैं, राइट? चलिए, तो अभी क्या एक बार, हाँ, तो यहाँ पे देखो एक चीज लिखी हुई है छोटी सी जो आपको ध्यान रखनी है। जो एल्केन्स इवन नंबर ऑफ कार्बन, मतलब वो वाले एल्केन जिसमें इवन कार्बन एटम होंगे वो ज्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे। एक बात बताओ, कोई चीज सिमेट्री है जिसमें, तो वो ज्यादा अच्छे से पैक्ड होंगे एज कंपेयर टू और नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ये देख रहे हो सिमेट्रिकल है ये। और ध्यान रखना ज्यादा कार्बन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ये तो तुम 7 ले रहे हो और ये 90 ले रहे हो, ऐसे नहीं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बराबर बराबर होंगे ऑलमोस्ट। जैसे इसमें कितने 1 2 3 4 7 है और इसमें 6 है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना जो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे जिस एल्केन में, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा। क्योंकि बच्चे जब जब मैं आपको मेल्टिंग पॉइंट पढ़ाऊंगी, चाहे वो इनऑर्गेनिक में या ऑर्गेनिक में, बार बार एक वर्ड यूज करूंगी, सिमेट्री। जो ज्यादा सिमेट्रिकल होगा, मैंने वहां पे भी बताया था शायद, सिस और ट्रांस में, याद करो मैंने कहा था जो ट्रांस वाला है वो ज्यादा सिमेट्रिकल है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा था, याद करो। यस यस मैम। मैम। चीज है बस। ठीक है, थोड़ा सा
एल्केन में हम पढ़ रहे हैं इसको, तो आपको मेनली क्या ध्यान रखना है, बॉइलिंग पॉइंट ध्यान रखना है। हाँ जी बेटा, बाकी सब ये क्वेश्चन करो। हाँ मैम जैसे कि हमारे पास जैसे कि अभी आपने बोला कि 7 कार्बन एटम है और हमारे पास है ऑड नंबर में ज्यादा कार्बन एटम है, तो वो कार्बन नंबर ऑफ एटम पे कैसे डिपेंड करता है? जैसे कि कार्बन नंबर ऑफ एटम पे ज्यादा डिफरेंस है, तो मेल्टिंग पॉइंट किसका देखो ज्यादा? बच्चे, मान लो एक्स है तुम्हारे पास 7 कार्बन, देखो इधर आओ, और एक है 6, ये आपस में ज्यादा, इसमें मास का डिफरेंस है, सिर्फ 12 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, राइट? ठीक है, तो इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे आप जो ये मैंने बताया है ना, जो ये एक तरीका बताया सोल्व करने का मेल्टिंग पॉइंट के क्वेश्चन को, तो आप ये देख के कर सकते हैं कि इसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो ज्यादा सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा मत करना कि एक जगह तो 6 है और इधर क्या है तुम्हारे 25 है या 30 है, तो फिर ये वाली जो चीज है वो नहीं लगा पाओगे उस पर, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया ना फिर उसमें बेटा, तो फिर आप ये वाली चीज नहीं बता पाओगे। हाँ, उस केस में क्या करेंगे फिर हम? उस केस में क्वेश्चन ही नहीं आते ना वो वाले, तभी तो बताया नहीं मैंने। ठीक है, वो वाला बनता ही नहीं केस। ठीक है, अगर आएगा ही नहीं, पहली बात तो ये आएगा ही नहीं, लेकिन तुम्हारी एनसीईआरटी में है तो मैंने इसलिए बता दिया, हो सकता है तुम लोग मुझसे बाद में पूछते मैम ये क्या लिखा हुआ है, इसलिए मैंने बता दिया, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। आपको क्या ध्यान रखना है, बॉइलिंग पॉइंट। ज्योति अभी एक काम करो, रीज्वाइन कर लो बेटा। तो तुम्हारे सामने 3 क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का टेस्ट है, 3 मार्क्स का टेस्ट है। चलिए, फाइंड द कंपाउंड विद द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग द फॉलोइंग। जिसको आता है सिर्फ वो हैंड रेज करेगा और कुछ नहीं, सिर्फ वो हैंड रेज करेगा और कुछ नहीं। शाबाश, बहुत बढ़िया जा रहे हो, बहुत बढ़िया। नाजो यस मैम। बताओगी बेटा? मैम ए ऑप्शन। फाइंड द कंपाउंड विद द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, कैसे सोचा ए होगा? बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है बेटा नाजो? प्रिंस आप बताएंगे बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? प्रिंस आर यू देयर? पीयूष आप बताएंगे बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? मैम मैं बताऊं? जिससे पूछा है वही। पीयूष आप बताएंगे यस मैम। किस पे डिपेंड करता है नंबर boiling? ऑफ कार्बन पे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, वेरी गुड। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? मैं वही निकाल रहा था। निकाल रहे थे। अंजलि आप बताएंगी? प्रिंस आप बताएंगे? सोच लिया? दक्ष तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? या तो हैंड रेज मत करो। सी होगा, आइसोप्टेन होगा सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। मैम मैं बताऊं? बताओ। मैम बी ऑप्शन, एन B ऑक्टेन। होगा। अभी भी पढ़ाया है तो भी तुम लोगों को नहीं समझ में आया। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पे ब्यूटेन में 4 है, यहाँ 5 है, और सॉरी 8 है, और यहाँ पे भी 8 है, और यहाँ पे कितने हैं? 4, और ये कितना हो गया? 4, 8 है। तो यानी कि अब हमें इसमें चेक करना है। तो बेटा ये तो नॉर्मल है, इसमें तो सबसे ज्यादा सरफेस एरिया है इसका, और यहाँ पे तो ब्रांचिंग हो रही है ना। यस मैम। और हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा होगी उसका तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो यानी कि कौन जीत गया? ऑक्टेन जीत गया ना बच्चों। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। मोस्ट वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब क्या? जो जल्दी उड़ जाता है। मतलब मेल्टिंग पॉइंट। ना ना ना, देखो बेटा, कार्बन। अगर मान लो इधर आओ, एक तुमने छोटा सा बाउल में पानी लिया हुआ है, ठीक है, और एक तुमने बड़ा सा कंटेनर में, पतीले में लिया हुआ है, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो किसमें जल्दी जो है पानी वेपर बना के उड़ जाएगा? किसमें जल्दी? छोटे वाले में। ठीक है, तो वोलेटिलिटी का मतलब भी क्या होता है? अगर मैं हिंदी में बोलूं तो भाप बनना होता है, जिसको बोलते हैं आप। ठीक है, स्टीम। ठीक है, तो जल्दी से उठ जाएगा, तो यही होता है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वॉलेटिलिटी उसकी ज्यादा होती है। बस यही बताना था। अब तुम करो खुद। चलिए आइए। मैम हो गया। हो गया? मैम, जिसका हो गया बहुत बढ़िया है, जिसका नहीं हुआ करो करो, हैंड रेज करो, मैं देख रही हूँ, मैं कर रही हूँ। तेजल जिंदल। मैम 1 मिनट। मैं मैम फर्स्ट टाइम देख रही हूँ आपको बेटा। मैम तेजल। सृष्टि। अच्छा हाँ सृष्टि। मैम वो पिछले क्वेश्चन के लिए करा था, ये वाला भी कर रही हूँ।
अच्छा, आयान एंड आयुष दोनों में से कोई भी बताना चाहता है तो बताइए बेटा। नहीं, चिंकी, यस चिंकी, मैम डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। मोस्ट वोलेटाइल का मतलब है सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? क्या सारे डी के साथ जाना चाहेंगे? मैम बी ऑप्शन भी तो हो सकता है ना, क्योंकि उसके अंदर 4 कार्बन है और डी के अंदर 5 कार्बन है। ओके, देखते हैं, आ जाओ। यहाँ पे 5 है कार्बन, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है। यस, कनिष्का इज राइट, बी होगा। क्योंकि आपको क्या देखना है, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी है? नंबर ऑफ कार्बन एटम को देनी है बेटा। जब नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होंगे तो आपको वो आइसोमर वाली चीज देखनी है। तो इसमें जब नंबर ऑफ कार्बन एटम ही कम है तो इसी को देख के टिक लगाओ ना, यही सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है, यही सबसे पहले उड़ेगा। अगर तुम बीकर में इन चारों को रख दोगे, वो थोड़ी देर बाद देखोगे तो ये सबसे कम मिलेगा, इट मीन्स उड़ गया है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और करने का ट्राई करेंगे। ये सारे नीट के पीवाईक्यूज हैं जितने मैंने लिए हैं, और होमवर्क में भी मैंने कुछ दिए हैं तुम्हें नीट के पीवाईक्यूज और जेई के। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट? जिसका होता जा रहा है वो हैंड रेज करता जाए, और बाकी लोगों से भी मैं ये एक्सपेक्ट करूंगी कि क्लास में आते हो तो लॉग इन करके मत छोड़ा करो। प्लीज ट्राई टू बी एक्टिव इन माई क्लास। आनिया, रिंकी, मैम बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। क्या सभी रिंकी के साथ जाना चाहेंगे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सबसे पहले तो नंबर ऑफ कार्बन देख लो, यहाँ कितने हैं? 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे कितने? 4। बस, तो फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम से ही काम हो गया। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको अभी करा दिए, 2 क्वेश्चन मैंने आपको कहाँ कराए हैं और कहाँ दिए हैं? होमवर्क में दिए हैं। ठीक है जी, ओके मैम। चलिए उसके बाद हमारी आती है सबसे पहले ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये हमारी पहली प्रॉपर्टीज है। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं, तभी मैंने फर्स्ट स्लाइड पे ये भी मेंशन किया था कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। तो अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? बॉइलिंग पॉइंट से, अगर आना हुआ तो। ठीक है, अब हमारी पहली प्रॉपर्टी आती है ऑक्सीडेशन। ये वही ऑक्सीडेशन है जो तुम 10th क्लास में पढ़ते थे और जो मैंने तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था। ठीक है, तो याद करो बच्चे, जब मैंने तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो मैंने कहा था एक जनरल रिएक्शन है वो याद रखना। अगर तुम्हारे पास हाइड्रोकार्बन है तो मैंने कहा था ध्यान रखना ये वाली इक्वेशन। यस मैम। यस मैम लिखवाई थी। ठीक और है, वाई। ठीक है, ये तो थी हाइड्रोकार्बन के लिए। अगर मान लो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, 2 होगा ना? क्या हुआ बेटा? ओ हाँ सॉरी, Y/2H2। हाँ थैंक यू बेटा, Y/2H2। ठीक है, ये मैंने कहा था लर्न कर लेना। आज मैं तुम्हें एक और चीज लर्न करा रही हूँ, हालांकि आंसर सेम आएगा बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इस वाली इक्वेशन से ज्यादा अच्छे से होते हैं। अगर मान लो तुम्हें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन दिया जाए तो बच्चे, अगर मान लो पहला केस आता है, अगर मैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन की बात करूं तो आपके पास एल्केन है, अगर आप उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करा रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? CO2 और पानी मिलेगा। देखो ध्यान से, CO2 पानी मिलेगा। ठीक है जी, मिलेगा। और जो ये रिएक्शन होती है वो क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसका जो डेल्टा H क्या होता है बच्चों? नेगेटिव होता है। डेल्टा H नेगेटिव का मतलब क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कहाँ पढ़ा था हमने एक्सोथर्मिक? थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था ना? यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ड्यूरिंग कंबशन एल्केन आर यूज्ड एज फ्यूल। आपका जो वो है पेट्रोल है वो भी क्या है? फ्यूल ही तो है जो आप कार में डालते हो। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन ही है वो। ठीक है, हीट इज गिवन बाय द, एक मिनट को क्या बोल रहा है? हाँ, हीट रिलीज हो रही है बच्चे, बाहर निकल रही है हीट। ठीक है, हीट रिलीज हो रही है। 2 चीजें होती है, एंडोथर्मिक होती है और एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, तो अगर मान लो हीट आप सप्लाई कर रहे हो, इट मींस आप हीट दे रहे हो, राइट। अगर हीट बाहर निकल रही है किसी रिएक्शन से तो आप उसको एक्सोथर्मिक बोलते हो। ठीक है, ये तो हो गया एल्केन का। ध्यान से सुनो, कैसे याद रखोगे? CnH2n+2 जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन का। आपको क्या करना है? 3n+1/2। ठीक है, NCO2 ये हमेशा n ही रहेगा, चाहे एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो। अब यहाँ पे आपने क्या किया? प्लस किया ना, तो यहाँ पे भी आपको प्लस करना है n+1।
ठीक है। अच्छा, एक बार मैं एल्कीन का भी लिखवा देती हूँ ताकि जब आपको मैं एल्कीन पढ़ाऊं तो मुझे बताना ना पड़े, फट से तुम्हारे माइंड में आ जाए। तो एल्कीन का लिख लो बेटा एक बार, क्या होगा, CnH2n। यस मैम। ठीक है, अब देखो ना, इधर आओ, तुमने प्लस था यहाँ पे तो तुमने प्लस किया, अब यहाँ पे प्लस नहीं है तो हटा दे, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3/2 O2, बस 3n/2 O2 ये आ जाएगा। ठीक है, NCO2 सेम रहेगा, अब यहाँ से भी n हटा दो तो n वाटर मॉलिक्यूल हो जाएंगे। देखो बेटा सही है। ओके मैम। यस मैम। ठीक है, एल्काइंस में क्या होता है, CnH2n-2 मेरे बच्चों। तो यहाँ पे भी क्या करोगे, यहाँ पे +1 था, यहाँ एक माइनस हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या कर दोगे 3n-1/2, और यहाँ पे क्या कर दोगे n मॉलिक्यूल ऑफ CO2, और यहाँ पे क्या करोगे n-1 वाटर मॉलिक्यूल। देखो ना आपस में बिल्कुल ऐसे सेम सेम सी नहीं लग रही है, बस ऐसे ही ध्यान रखना। ठीक है, ये ध्यान रखिए, मैंने 2 क्वेश्चन भी दिए हैं तुम्हें इससे रिलेटेड, होमवर्क में मिलेंगे, जिसमें तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट यूज होगा। मैं देखती हूँ कि कितने बच्चे वो कर पाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा ये मान लो अगर तुम कंप्लीट कंबशन नहीं करवा रहे हो, इनकम्प्लीट मतलब पूरा उसको जितना एयर मिलना चाहिए, जितना ऑक्सीजन मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा, तो क्या बनता है फिर, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। यस मैम। ठीक है, और क्या बोलता है, कार्बन ब्लैक भी मिल जाता है आप लोगों को, जो प्रिंटिंग, जो आपकी इंक होती है, ठीक है, उसमें यूज होता है, प्रिंटिंग वगैरह में यूज होता है। अच्छा, ये आपने सुनी है रिएक्शन, 10th में सुनी होगी मैम कंप्लीट कंबशन की सुनी थी। हाँ जी, कंप्लीट कंबशन की सुनी थी। इनकम्प्लीट कंबशन किसी ने नहीं सुना 10th में? नो मैम। नो आप मैम, रिएक्शन नहीं सुन देखी ये वाली। अच्छा, तुमने वो नहीं सुना कि जो अपने गैस स्टोव होते हैं वो ब्लैक पड़ जाते हैं ऐसा, यस मैम। यस हम जो अपनी मदर से वो साफ करते, वो किस वजह से होता है, पूरा कंबशन नहीं मिलता है, इस वजह से वो ब्लैक हो जाता है। अगर मान लो, ये भी मैं आपको चलो बताती हूँ थोड़ा सा। देखो बच्चों, अपने लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी होता है, थोड़ा सा बायो आएगी इसके अंदर। ठीक है, तो लंग्स में क्या जाती है, ऑक्सीजन जाती है, राइट। ठीक है, यस मैम। तो अगर मान लेते हैं आप सारे घर के दरवाजे खिड़की बंद कर दो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं, लिमिटेड हो जाएगी। तो उस केस में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होना शुरू हो जाता है, और हमारे ऑक्सीजन की बजाय हम क्या ले लेते हैं, CO ले लेते हैं। और अगर हमारे एक बार लंग्स में चली गई, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है, जो प्यार होता है ना, वो CO के लिए वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। और अगर CO हमारी बॉडी में हो गया और हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर गया, फिर तो हमें कोई भी नहीं बचा सकता। सुनिए ये वाली स्टोरी तुमने, मतलब स्टोरी नहीं, बायो वाली मैम ने बताई थी। किसने बताई थी? मैम आपने बताया था। अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे नहीं पता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ज्यादा होती है। अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर हुई, मतलब जितना आपको चाहिए ऑक्सीजन उतना नहीं मिला, तो ऑक्सीजन की जगह CO2 की जगह और आपको क्या मिलने लग जाएगा, CO मिलने लग जाएगा, और फिर वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है हेल्थ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ इधर देखना, ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ एल्केन विद इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर और डाइऑक्सीजन, कार्बन ब्लैक इज फॉर्म्ड व्हिच इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इंक, प्रिंटर, ब्लैक पिगमेंट्स एंड फिल्टर, उसमें यूज होता है। ये सिर्फ वो बोलते हैं ना, ध्यान रखने का, पेपर में नहीं पूछा जाएगा। पेपर में क्या पूछा जाएगा, बस ये इक्वेशन ध्यान रखना, और जो 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में डाले हैं वो कर लेना। अगर वो हो गए तो मतलब इससे क्वेश्चन भी हो जाएंगे आपके। ठीक है जी, इसके बाद है पहली चीज मैं तुम लोगों को बता रही हूँ रटने की। पहली चीज ऑर्गेनिक में मैं तुम्हें रटने की बता रही हूँ, और इस चैप्टर में कुछ बाकी मतलब काफी कुछ है रट्टा मारने का। ठीक है, तो मैं इसको अपने अंदाज से बताऊंगी कैसे लर्न करना है, टेंशन मत लो, रट्टा नहीं मरवाऊंगी। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखनी पड़ेंगी। अभी तक मैंने क्या पढ़ाया आपको, ऑक्सीडेशन ही चल रहा है इतनी देर से। जो बच्चे लीव कर रहे हैं या तो क्लास में आया मत करो, अगर क्लास में आते हो तो क्लास अटेंड करके जाया करो। कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो तुम्हें पहले से ही आता है। ठीक है, ओके। तो बच्चे मैंने आपको बताया कंप्लीट ऑक्सीडेशन तो CO2 और वाटर मिलेगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में तुम्हें कार्बन ब्लैक मिलेगा। अगर मान लो ऑक्सीडेशन को आपको कंट्रोल करना है तो क्या होगा, तो कुछ और रिएक्शन होगी, देख रहे हो। तो अब इन रिएक्शन को क्या करना है, आप लोगों को याद करना है। कैसे करोगे याद, आओ मैं कराती हूँ। देखो बच्चे, ये लिखा, इधर आना, ये क्या लिखा हुआ है, कॉपर लिखा हुआ है, कॉपर के साथ टेम्परेचर मेंशन है कुछ। ये क्या है, मोलिबेल्डियम ऑक्साइड, MO इज मोलिबेल्डियम। बच्चों एक दिन में याद नहीं होगा, बार बार रिवाइज करोगे तभी होगा, बाकी मैं आज याद करवा दूंगी।
मोलिबेल्डियम ऑक्साइड, ठीक है। और ये क्या है, मैग्नीज एसीटेट, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, मैग्नीज एसीटेट। एसीटेट तो तुम सबको पता ही होता है। यस मैम। तो इन्होंने क्या किया, 2 ये लेके मैग्नीज लगा दिया इस तरीके से, ठीक है। दिस इज योर मैग्नीज एसीटेट। अब याद कैसे करना है, क्योंकि आती है पेपर में रिएक्शन। तो बच्चे अगर तुम एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, जैसे जैसे आप ये इसको हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। जैसे जैसे तुम कैटलिस्ट चेंज कर रहे हो, कॉपर ले रहे हो, कॉपर जब ले रहे हो तो तुम्हें मिथेनॉल मिल रहा है, मोलिबेल्डियम ले रहे हो तो तुम्हें मिथेनॉल मिल रहा है, मैग्नीज एसीटेट ले रहे हो तो तुम्हें इथेनोइक एसिड ले रहे हो। यानी कि कैटलिस्ट जैसे जैसे चेंज कर रहे हो तो तुम्हारा प्रोडक्ट भी चेंज हो रहा है। क्या ये चीज नोटिस कर पा रहे हो बेटा? यस मैम। तो देखो इनको याद कैसे करना है। याद करने का तरीका क्या है बच्चे, इधर आओ, देखो जी। अब क्या करो, तुम इसको एक बार लिख लो, CH3OH लिख लो, HCH लिखो, और एक लिख लो HCOOH, ठीक है। बस अभी ये ध्यान रखो। तो मुझे ये बताओ, इनमें से सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड कौन सा है, मतलब सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड वाला ग्रुप कौन सा है? ये वाला है, क्योंकि इसमें ज्यादा, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन हो। यस मैम। ठीक है, तो ये मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड है। लिख लो एक बार इसको, क्योंकि मैं ट्रिक बनवा रही हूँ, मतलब ट्रिक तो क्या, याद करने का तरीका बता रही हूँ, क्योंकि पेपर में आए हुए नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन। और ये लीस्ट ऑक्सीडाइज होगा, ध्यान रखना। एल्डिहाइड किसके बीच में होता है? अल्कोहल और एसिड के बीच में होता है, ये लीस्ट होगा, ये बीच का होगा। तो यानी कि अब मैं इसको लर्न कैसे करवा रही हूँ, बच्चे ध्यान से सुनना। मेरे पास एक पेज चाहिए मेरे को, चलो ठीक है, मैं एक पेज ले लेती हूँ। देखो देखो जी, अब यहाँ पे क्या करो तुम, पहले तो लिखो CH4, ठीक है। एक और ले लो CH4, और एक ले लो आप CH3, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर मान लो मैं इसमें, ये क्या, इधर आओ ना, ये लीस्ट ऑक्सीडाइज है, तो मैं इसमें कम ऑक्सीजन ले रही हूँ। कितनी ले रही हूँ? हाफ O2। तो इससे मुझे मिलेगा CH3CHO, ठीक है। इसके बाद क्या, ये बीच वाला, इधर आओ इधर आओ, ये बीच वाला है, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ, एक ले रही हूँ। तो मुझे इससे क्या मिलेगा, क्या मिला हुआ था मुझे इससे? HCHO। ध्यान से देखना, सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज जो होगा उसमें ज्यादा ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे लूंगी 3/O2। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? CH3COH। हालांकि मैं मिथेनोइक एसिड भी बना सकती थी, बट क्योंकि जो मेरी रिएक्शन है वो इथेन के साथ है और हमें डायरेक्ट यही लर्न करनी है, तो मैंने इथेन ले लिया। तो तुम देख पा रहे हो, ये मैंने बोला था लीस्ट ऑक्सीडाइज है, सबसे कम ऑक्सीजन इसमें ले ली। ये सबसे ज्यादा है, तो मैंने इसमें 3/2 ले ली। तो ऐसे करके तुम याद करोगे। पहले वाले में क्या था? कॉपर। इसको ऐसे याद कर सकते हो, छोटू मोटू, और मोटू कौन है? MO2O3। और ये क्या बड़ा बेकार सा सड़ा हुआ है, तो तुम ऐसे याद रख सकते हो, मैग्नीज एसिड है। देखो अब हमें याद करना है, पेपर में आता, कुछ तो करना ही पड़ेगा, समझे? छोटू मोटू सड़ू, ठीक है। तो पहले में बन रहा है, अगर कम ऑक्सीजन ले रहे हो CH3CHO, एक बीच वाला ले रहे हो HCHO, ज्यादा ले रहे हो तो आपको फिर एसिड मिल जाएगा। देखो ना, अगर मान लो इसको इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये हाफ नहीं बन जाएगा? ऐसे इसमें अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो 3/2 नहीं बन जाएगा? यही तो बता रही हूँ मैं इतनी देर से। यस मैम। चलो मैं आप लोगों को 10 सेकेंड दे रही हूँ, ये रिवाइज करो, छोटू मोटू सड़ू से, क्योंकि पेपर में आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी अगर नहीं आता होगा। यस ज्योति बेटा बोलो। मैम जो पीछे आपने लिखा है उसमें पहला जो प्रोडक्ट है वो मिथेनॉल बनना चाहिए ना? कहाँ पे बेटा? अच्छा ओके, मैंने अरे सॉरी, अरे इसको चेंज कर लो, CH3OH। थैंक्स बेटा, ठीक है। अल्कोहल एल्डिहाइड एसिड, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोगों को पता हो, अभी तो नहीं पता चलेगा, आगे पता चलेगा बच्चों। चलो अभी बता देती हूँ, हो सकता है इसको और अच्छे से, जैसे मेरे को ज्योति ने बताया तो एक बात और स्ट्राइक करी। जब आप बच्चे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हो तो एल्डिहाइड बनता है, आज बता रही हूँ, जिंदगी भर याद रखना है इसको। और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हो तो एसिड बनता है। आई थिंक अब ये ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कराते हो तो एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हो एसिड, ठीक है। और मोस्ट ऑक्सीडाइज एसिड है, तो यहाँ पे मैंने 3/2 लिया। ये बीच में आता है तो बेचारे को 1 दे दिया, ये सबसे कम होता है तो हाफ O2 दे दिया। हो जाएगा छोटू मोटू सड़ू, हो जाएगा। यस मैम। मैम लास्ट ठीक है। वाला कैटलिस्ट कौन सा है? मैग्नीज एसीटेट बेटा। यानी कि इससे हमें क्या पता चला, जैसे जैसे तुम कैटलिस्ट
चेंज कर रहे हो तो हमारा प्रोडक्ट भी चेंज हो रहा है। कॉपर ले रहे हो तो मिथेनॉल बन रहा है, मोटू ले रहे हो तो मोलिबेल्डियम ऑक्साइड ले रहे हो तो मिथेनॉल बन रहा है, और अगर तुम मैग्नीज एसिटेट ले रहे हो तो एसिटिक एसिड बन रहा है, यानी कि इथेनोइक एसिड बन रहा है। यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कैटलिस्ट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन को कंट्रोल कर पा रहे हैं। जो जो कैटलिस्ट ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। चलिए, उसके बाद ये देखो एक और रिएक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला है अगर आप टर्शरी कार्बन ले लेते हो, इधर देखो ना, मुझे बताना है क्या ये टर्शरी कार्बन है? ये एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, क्या ये टर्शरी कार्बन है? यस मैम। तो जब आप इसका ऑक्सीडेशन कराते हो, ऑक्सीडेशन इज व्हाट? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होगा? CH के बॉन्ड में ही तो ऑक्सीजन जाके इंसर्ट होगा, है ना? तो बस करवा दो, लो बन गया तुम्हारा प्रोडक्ट। क्या तुम इसका आयुर्वेदिक नेम नहीं लिख सकते हो? यस मैम, लिख सकते हैं। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? एक बार और बताना। देखो, एक मिनट को बच्चे, मैंने क्या बोला, एक मिनट में आ रही हूँ। ये आपका टर्शरी कार्बन है, पहले तो कंफर्म करो है कि नहीं है टर्शरी कार्बन। यस मैम। आपको इसका ऑक्सीडेशन कराना है। अभी इसको छोड़ो, मैं बता रही हूँ क्या है ये ऑक्सीडेशन कराना। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यस मैम। तो ऑक्सीजन का एडिशन कहाँ होगा? CH के बॉन्ड में ही तो इंसर्ट होगा। यस मैम। ठीक है, तो बस करवा दिया मैंने। और इसका नामकरण कैसे करोगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी होगी? ये वाली होगी, 1 2 3 वाली, 2 मिथाइल प्रोपेन 2। यस मैम। अब ऑक्सीडेशन करवाना है, यानी कि कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। आर यू सुहानी? और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? KMnO4। अभी याद करो, अगर नहीं पता तो KMnO4 बहुत ही सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एक वो भी तो था K2Cr2। हाँ, ये मैंने ही बताए थे क्या? 10th में पढ़े थे। हाँ, ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। DNF ब्लॉक वाले चैप्टर में खूब पढ़ोगे इसको। हाँ सुहानी, बोलो बेटा। मैम एक बार थर्ड वाला रिपीट कर दोगे? कौन से वाला? थर्ड वाला? अच्छा, ये वाला, ये वाला। बच्चे, अगर आप इथेन लेते हो और उसकी मैग्नीज एसिटेट जो कि कैटलिस्ट यूज करते हो, तो उसमें आपको इथेनोइक एसिड मिलता है। बस यही बताना था मेरे को। ठीक है, पहले में आप हाफ ऑक्सीजन ले रहे हो, सेकंड में 1 मोल ऑफ ले रहे हो, थर्ड में 3/2 ले रहे हो। तो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन, फिर उसमें क्या होगा? ज्यादा ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनेगा। ये ट्रिक है, अगर ट्रिक से याद रहता है तो ठीक है, अगर ऐसे ही याद रहता है तो इससे अच्छी कोई और बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए बेटा आगे चले। यस मैम। आगे चलते हैं हम। उसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट है अपनी यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे लिखा हुआ है? केमिकल प्रॉपर्टीज करो भाई इसको। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज चालू हो चुकी हैं। ठीक है, फिजिकल तो हो गई बॉइलिंग पॉइंट वाली। केमिकल में मैंने ऑक्सीडेशन करा दी, ये सेकंड है। टोटल 10 से 12 प्रॉपर्टीज है, ये सेकंड वाली चल रही है। अब बच्चे थोड़ा सा ध्यान से सुनना, इस पे जितने स्टार लगा उतने कम है बेटा। सुपर डुपर, सुपर से भी ऊपर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहला है हेलोजिनेशन रिएक्शन। कौन सी है? हेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा ये कैसे टाइप की रिएक्शन है बच्चा? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? चैट बॉक्स में लिख दो जल्दी से। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? अगर मान लो तुम्हारे पास एक एल्केन है और उसमें तुम हेलोजन डाल रहे हो, तो इसमें क्या होता है? एक H निकलता है और हेलोजन आके लग जाता है। इधर देखो इस तरीके से। तो यानी कि क्या हुआ? एक एटम ने दूसरे एटम को सब्स्टिट्यूट किया, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और जो इसमें मैकेनिज्म फॉलो होता है वो कौन सा होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। बस अभी के लिए ध्यान रखो। हेलोजिनेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नीट में क्वेश्चन आया है। ठीक है, रखोगे ध्यान? यस मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पहला पॉइंट मेरे बच्चों को क्या ध्यान रखना है? पहला पॉइंट मेरे बच्चों को ये ध्यान रखना है कि हेलोजिनेशन इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? जब एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस करेगा तो वही तो सब्स्टिट्यूट होता है। ठीक है, तो बस इसमें आपका बनता क्या है? एल्केन से क्या बनता है बच्चों? इसमें एल्केन से आपका बनता है हेलो एल्केन, या सिंपल में बोलूं एल्काइल हैलाइड, है ना। R इज योर एल्काइल वाला पार्ट, X इज योर हैलाइड वाला पार्ट। X यहाँ पे क्या हो सकता है? अभी हम देखते हैं क्या हो सकता है। फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। क्या हो सकता है? पहली चीज, हेलोजिनेशन आप किसकी प्रेजेंस में कराते हो? सनलाइट की प्रेजेंस में कराते हो। सेकेंड पॉइंट जल्दी से चैट बॉक्स में डाल दो। हेलोजिनेशन हम किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? सनलाइट की प्रेजेंस में कराते हैं, या तो टेम्परेचर
बहुत हाई करना पड़ता है, तभी आपकी हेलोजिनेशन रिएक्शन होती है। लिखिए जल्दी, सनलाइट और एट एलिवेटेड टेम्परेचर, ये सेकंड उसका पॉइंट है हेलोजिनेशन रिएक्शन का। तीसरा पॉइंट, मैं एक्स यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, इधर देखो बच्चों, X2 मेरे पास क्या हो सकता है, F2 भी ले सकते हैं मैम, Cl2 भी ले सकते हैं, Br2 भी ले सकते हैं और I2 भी ले सकते हैं। क्या मैम ये सारी ले सकते हैं हम? नो मैम। अगर तुमने X2 को फ्लोरीन लिया और यहाँ पे तुमने R और F का फ्लोरीन का बॉन्ड बना दिया, भयंकर एक्सप्लोजन हो जाएगा, क्योंकि कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग है, और अगर वो बन गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बहुत ज्यादा खत्म करके रख देगी सब कुछ, हाई एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है। इसलिए हम फ्लोरीन को यूज करने का खतरा मोल, अगर हमें कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट करना, ये कर देना। कौन देगा तनिष्का फ्लोरीन तुम्हें F2? ऑनलाइन मंगा लेंगे। ठीक है, तो बच्चे ध्यान रखना, यानी कि फ्लोरीन के साथ हम रिएक्शन करवाने का खतरा मोल नहीं ले सकते। यानी कि अगर बच्चे मुझे रिएक्टिविटी का ऑर्डर लगाना हो तो मैं क्या बोलूंगी, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, F2 की होगी, फिर क्लोरीन की होगी, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। ये बन गया तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन नीट में। फिर क्या बोला, सबसे ज्यादा रिएक्शन किसमें सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा, फ्लोरीन होगा, वो तो बहुत रिएक्टिव होगा, क्लोरीन ब्रोमीन बहुत शरीफ है बेचारे, लिख लो शरीफ, ये सबसे बढ़िया होते हैं यूज करने के लिए फॉर हेलोजिनेशन। और आयोडीन बहुत ही ज्यादा शरीफ है, इतनी स्लो रिएक्शन देता है कि हम मजा ही नहीं आता इसके साथ करवाने में। ठीक है, स्लो एंड रिवर्सिबल रिएक्शन, लिख लो इसको। अभी मैं डोंट वरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि ये अच्छे क्यों है, वो स्लो क्यों देता है, टेंशन मत लो। स्लो एंड रिवर्सिबल रिएक्शन, अभी बस लिख लो, पॉइंट लिखवा रही हूँ आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मेन तो कल स्टार्ट होगा हेलोजिनेशन, लिख लिया, चलो। अच्छा, उसके बाद एक और पॉइंट ये लिख लो कि अगर मान लो मेरे पास एक टर्शरी कार्बन है, एक सेकेंडरी कार्बन है और एक प्राइमरी कार्बन है, तो सबसे ज्यादा रेट किस में होगा, टर्शरी वाले में, सेकेंडरी वाले में, प्राइमरी वाले। इसका रीजन ध्यान से सुनना। अभी मैंने कहा ये रिएक्शन फ्री रेडिकल पाथवे से जाएगी, और तुम्हें पता है टर्शरी वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी वाला, फिर प्राइमरी वाला, तो इसीलिए इन्होंने ये रेट लिखा हुआ है। हालांकि मैंने अभी आपको मैकेनिज्म नहीं करके दिखाया, सिंपल बातें बता रही हूँ। यानी कि एक बार फटाफट देख लेते हैं मैंने क्या बताया इसमें। पहले बताया हेलोजिनेशन इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सेकंड मैंने बताया कि जो रिएक्टिविटी क्या बोलते हैं इसमें, जो हेलोजिनेशन रिएक्शन है वो सनलाइट और हाई एलिवेटेड टेम्परेचर पे होती है। तीसरा मैंने बताया जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है F2Cl2 Br2 I2 होता है। F2 वाली तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, हम खतरा मोल नहीं ले सकते, इट इज वेरी डेंजरस। ठीक है, क्लोरीन और ब्रोमीन बेचारे शरीफ होते हैं, आराम से मजे से हेलोजिनेशन रिएक्शन कराते हैं, और I2 तो निहायत ही शरीफ है, स्लो रिएक्शन देता है और रिवर्सिबल होती है। अब इसका मतलब क्या है, लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन, ध्यान रखना अगर टर्शरी कार्बन है, टर्शरी कार्बन हाइड्रोजन है, तो उसका रेट सबसे ज्यादा फास्ट होगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ये सनम, किसने हैंड रेज किया है बेटा? चलूं आगे? यस मैम। यस मैम। मैम, हाँ बेटा, मैम जो लास्ट स्लाइड में आपने जो सबसे फर्स्ट लाइन लिखी थी उसका मतलब बता दो। कहाँ पे? मैम यही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एल्केन्स। अच्छा, मैं बोल रही हूँ जैसे मान लो तुम्हारे पास RH है और ये X2 है, तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, HX को बाहर निकालो और RX को जोड़ दो। तो तुमने क्या किया, H की जगह X को लगा दिया, तो तुमने क्या किया, बेसिकली सब्स्टिट्यूशन करा दिया, सब्स्टिट्यूशन करा दिया, तो इसीलिए इसका नाम सब्स्टिट्यूशन है, बस यही बता दी। ठीक है, तो बच्चे देखो होता क्या, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चीज देख रहे हो तुम, इधर आओ। अगर तुम CH4 और Cl2 ले रहे हो तो इधर क्या हो रहा है, ध्यान से देखना एक बार, मैं क्या करके दिखा रही हूँ। इस H को मैं ऐसे बाहर निकाल रही हूँ और Cl2 को मैं ऐसे निकाल रही हूँ। तुम्हें क्या करना है, HCl बाहर निकालना और CH3Cl और HCl बन जाएगा। देखो बन रहा है, बन रहा है। यस मैम। तुम CH3Cl लोगे, Cl2 के साथ कराओगे तो ये बन जाएगा। ऐसे ही तुम 2 और Cl2 के साथ कराओगे, ये बन जाएगा। मैम ये तो रिएक्शन रुक ही नहीं रही है, अब क्या करें हम? तो वही तो है, अगर तुम एक्सेस में क्लोरीन ले लोगे तो भैया सारे हाइड्रोजन को खत्म करके छोड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें अच्छी यील्ड में ये मिले तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मीथेन एक्सेस में लेना पड़ेगा। मानते हो या नहीं मानते हो? यस मैम।
अगर तुमने एक Cl2 एक्सेस में ले लिया भैया, सारे के सारे जो मिथेन में हाइड्रोजन है चारों के चारों खत्म करके CCl4 बन जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, पायरीन भी बोलते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड तो होता है, ये पायरीन भी बोलते हैं। यानी कि अगर तुम चाहते हो अच्छी यील्ड में तुम्हें मिले क्लोरोमीथेन, तो क्या करना पड़ेगा, CH4 मीथेन को आपको एक्सेस में लेना पड़ेगा। बट अगर क्लोरीन एक्सेस में ले लिया तो भैया चलती रहेगी रिएक्शन। ठीक है, ध्यान से देखिए इस चीज को। यस मैम। ठीक है, उसके बाद आओ बच्चे, ये देखो पहला पॉइंट क्लियर है सबको, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्केन इज विद हैलोजेंस। यस सेकंड वाला ठीक है, यस मैम। थर्ड वाला ठीक है, यस मैम। चलिए फोर्थ वाला देखिए होता क्या बच्चों। फोर्थ वाले में ध्यान से देखना, ये देखो देखो आप क्या लेते हो, RH लेते हो, इसमें X2 लेते हो, अब X2 में I2 ले रही हूँ, तो यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग क्या बनना चाहिए, HI बनना चाहिए और RI बनना चाहिए बच्चों। लेकिन जो ये रिएक्शन होती है ना, रिवर्सिबल होती है, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चे जो HI है वो क्या होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ नीट में, क्योंकि HI क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद को ऑक्सीडाइज। जैसे जैसे HI बनने लगता है, ये वापिस अपने आप को किसमें चेंज करने लग जाता है, I2 में चेंज करने लग जाता है। क्योंकि HI से O2 में देखो ना, ये -1 है और I2 0, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना बच्चों इसका। तो जैसे जैसे HI बनता है वापिस ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। मतलब हमें तो प्रोडक्ट मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम तो मैम ये बनाना चाहते हैं, बट ये तो वापिस उसमें जा रहा है। तभी बोलते हैं आयोडीनेशन रिएक्शन बहुत स्लो है, रिवर्सिबल है। अगर फिर भी आप चाहते हो मैं तो करवाऊंगी रिएक्शन, मैं तो करवाऊंगा, तो आप इसमें क्या डाल दो बच्चे, कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, लाइक HiO3 और HNO3। ठीक है, क्योंकि जब HI, इधर देखो बच्चों, जब HI HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो इसमें आपको मिलता है I2NO2 और पानी। पहले देख लो एक बार। और जब आप HI की रिएक्शन HiO3 के साथ कराते हो तो इसमें आपको मिलता है I2 और वाटर। यानी कि कहने का क्या मतलब है, जब जब HI बनने लगेगा तब तब हम उसकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करा देंगे, तो क्या होगा, इसको वो ऑक्सीडाइज करके I2 में चेंज कर देगा और हमारा I2 बनता जाएगा, तो हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती जाएगी। रिपीट करूं? यस मैम। रिपीट करने की नीड है? मैंने बोला आयोडोनेशन रिएक्शन बहुत स्लो होती है, जिसको समझ में आ गया वो प्लीज थम्स अप दीजिए मुझे। ठीक है, आयोडोनेशन रिएक्शन बहुत स्लो होती है, रिवर्सिबल होती है। तो जैसे जैसे HI बनेगा और रिड्यूसिंग एजेंट है, वापिस से बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाओ, तो आप इस रिएक्शन में क्या डाल दो, HNO3 डाल दो या HiO3 डाल दो। यही तुम्हारा नीट का सवाल था। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे तुम HNO3 डालोगे, जैसे जैसे HI बनेगा वापिस वो I2 में कन्वर्ट होता जाएगा, और जैसे जैसे I2 में कन्वर्ट होता जाएगा वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती जाएगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, देखो क्लियर हुआ, पल्ले पड़ा क्या बोल दिया मैंने। चलो अब है मैकेनिज्म। पहले तो पानी वानी पी लो, आई नो काफी ज्यादा लग रहा है, पता नहीं क्या ये हो रहा है, तो पानी वानी पी लो, 10 सेकंड का मैं ब्रेक ले लेती हूँ, पानी ले लो, फिर हम मैकेनिज्म देखेंगे कि जो मैंने बताया ना सब्स्टिट्यूशन हो रही है वो हो कैसे रही है। क्योंकि मैंने आपको ये तो बता दिया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा है, बट हो कैसे रहा है, तो उसका मैकेनिज्म हमें देखना। मैकेनिज्म का मतलब समझ रहे हो? हाँ, कि कोई रिएक्शन किस तरीके से हो रही है, कौन से पाथवे से होके जा रही है, वो मैकेनिज्म होता है। तो 10 सेकंड दे रही हूँ, पानी वानी पी लो, देन अपन स्टार्ट करते हैं बेटा। और कल सारे बच्चे प्लीज, कल जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगी उसमें तुम्हारा ऑप्टिकल इनेंशियोमर डायस्टेरियोमर भी यूज होगा, तो ध्यान रखना वो प्लीज वीडियो देख लो। स्टार्टिंग की बेशक तीनों मत देखो, स्टार्टिंग की 2 देख लो, एटलीस्ट बेसिक आइडिया होना चाहिए इनेंशियोमर क्या होते हैं। मैंने उसमें हैंड्स का एग्जांपल लिया हुआ है कि हमारे हैंड्स कायरल होते हैं, तो प्लीज वो वाली वीडियो देख के आना अगर तुम समझना चाहते हो। वैसे तो यहाँ पे 35-40 बच्चे सीरियस हैं जो बैठे हैं, स्टार्टिंग में 50 आए थे, तो सबकी बस की बात नहीं है ऑर्गेनिक की, और जिसकी बस की बात नहीं है वो भी छोड़ दो साइंस। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा सा पढ़ना शुरू करो। ठीक है, इसलिए मैं बहुत स्लो जा रही हूँ, करवाने को तो मैं बहुत खिंचवा देती हूँ, बट मैं स्लो कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के लिए नई चीजें हैं। ठीक है, तो जो ये 40 बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, 37 बैठे हैं, बी रेगुलर, बी एक्टिव, ऑल बस। ठीक है, चलिए बच्चों, सबसे पहला जो स्टेप होता है, सिर्फ सुनना, आपको लिखना कुछ भी नहीं है, लिखा हुआ है बेटा सब कुछ। देखो, सबसे पहला स्टेप होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब क्या होता है, रिएक्शन को स्टार्ट करना।
और रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए यू नीड हाई टेम्परेचर और सनलाइट। तो अगर आपको सनलाइट मिल रही है तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है बच्चों, होमोलिटिकल क्लीवेज होता है। क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होता है। क्या ये टूट के क्लोरीन रेडिकल में चेंज हो जाएंगे? यस मैम। ठीक है, चलो आपने रिएक्शन तो स्टार्ट करा दी। अगर एक बार आपने रिएक्शन स्टार्ट करा दी यूजिंग सनलाइट और हाई टेम्परेचर देके, एक बार रेडिकल बन गया, फिर बेशक सनलाइट मत दो, रिएक्शन अपने आप चलती जाएगी। क्योंकि जो रेडिकल होते हैं ना, एक बार वो बन गए तो भैया जबरदस्त रिएक्टिव होते हैं वो। क्योंकि क्या है, एक की कमी है ना इलेक्ट्रॉन की, तो रिएक्टिव तो होंगे। और इतने रिएक्टिव होते हैं ना कि वो जो जिनके पास जो रेडिकल की मतलब जो रेडिकल स्पीसीज है भी नहीं, उसमें से भी हाइड्रोजन को निकाल के रेडिकल बना लेते हैं। इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। कैसे? देखो बच्चों, जैसे ही रेडिकल निकला, CH4 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अब देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, देख पा रहे हो बच्चों? तो यहाँ पे क्या होगा, इधर देखो, एक CH3 का रेडिकल बन जाएगा और एक ये बन जाएगा HCl। हाँ या ना? यस मैम। वो H के पास रेडिकल नहीं होगा। हाँ, तो बना दो ना, CH3 का रेडिकल और एक H का रेडिकल, H का रेडिकल और Cl का रेडिकल बन गया HCl, और ये खाली रह जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी हो सकता है, मैम आपने ये क्यों नहीं किया, यहाँ पे CH3 का रेडिकल भी तो बना था, तो आपने CH3Cl क्यों नहीं बनाया? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या बोल गई मैं? यस मैम। आपका ये बन रहा है ना, देखो ना, ये बन रहा है आपका, ध्यान से सोचो, ये बन रहा है और ये है। तो मैम आपने HCl को ही क्यों कंबाइन कराया? CH3Cl को कंबाइन करा देते और H रेडिकल बाहर निकाल देते। बताओ, क्या ये पॉसिबिलिटी थी? यस मैम। थी, बट मैंने नहीं करवाई। कोई मुझे बताएगा क्यों नहीं करवाई? सोचना चाहेगा कुछ? दिमाग लग रहा है या थक गए हो? मैम रिएक्टिविटी। हाँ, और बोलो। मैम क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या होगा उससे? हाइड्रोजन जल्दी से बॉन्ड बना लेते हैं। शाबाश, ये मैं थोड़ा सा कंसिडर करती हूँ, क्योंकि बच्चे जो HCl बन रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और जब भी हमें पता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। मतलब जब आप ये वाली रिएक्शन कराओगे तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी एज कंपेयर टू इसमें। और हमें पता है जहां पे, और लक्ष्य कहता है आपकी मर्जी, चाटे लगा दूंगी मैं तुम्हें, ठीक है। और जबकि यहाँ पे H रेडिकल बना रहे हो, वो स्टेबल थोड़ी ना है, ठीक है। तो इसमें कम अमाउंट ऑफ, इसमें लिखो लेस एक्सोथर्मिक। अब लेस एक्सोथर्मिक है तो फिर कौन से वाला बनेगा? नीचे वाला ही बनेगा। गेटिंग माई पॉइंट? ये जितनी जितनी चीजें मैं बोल रही हूँ ना, सारे क्वेश्चन मैंने तुम्हें होमवर्क में डाले हैं, देखती हूँ कल कितने करके आते हो तुम। ठीक है, हो गया। मतलब पहला तो इनिशिएशन। इनिशिएशन कैसे करोगे? तुम्हें भैया पहले सनलाइट देनी पड़ेगी। एक बार रेडिकल बन गया तो बेशक सनलाइट मत दो, अपने आप चलती जाएगी रिएक्शन। तो सेकेंड स्टेप है प्रोपेगेशन, मतलब चलती जा रही है आगे। तो पहला चल गया। अब CH3 का रेडिकल बन गया, अब हमारे पास और है, क्या है? Cl और है। अरे इसको मैंने, रुको मैं यहाँ बता देती हूँ, इधर देखो, CH3 का रेडिकल है, देखो बच्चे, देख पा रहे हो? अब क्या है, और भी X2 है हमारे पास, देखो जी, है कि नहीं है? यस मैम। तो इसको ब्रेक कर दो। तो इसको ब्रेक करूंगी तो क्या होगा? X रेडिकल और X रेडिकल, तो यहाँ पे क्या होगा? CH3X बन जाएगा और X रेडिकल बन जाएगा, देखो जी। यस मैम। तो ऐसी रिएक्शन चलती जाएगी, चलती जाएगी, रुके, ठीक है। अब एक टाइम ऐसा भी आएगा जब रिएक्शन बंद भी होगी, टर्मिनेट, जब आपने जितना एल्केन लिया वो खत्म होने लगेगा। तो टर्मिनेशन में क्या पॉसिबल है स्टेप? इधर आओ, Cl रेडिकल आपस में कंबाइन होके Cl बना ले, रिएक्शन खत्म, मतलब टर्मिनेट हो चुकी है एक चीज। CH3 रेडिकल भी प्रोड्यूस हो रहे हैं रिएक्शन में, हो सकता है वो अपने ही किसी रेडिकल के साथ कंबाइन होके इथेन बना ले, खत्म। CH3 रेडिकल और Cl रेडिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो भी अपने साथ बॉन्ड बना के खत्म। तो ये टर्मिनेशन वाले स्टेप है, ये पेपर में नहीं आएंगे, डोंट वरी। ये सिर्फ आपको ध्यान रखना है किस तरीके से 3 स्टेप में हो रही, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन। रिएक्शन खत्म भी तो होगी, या चलाते जाओगे चलाते जाओगे? जितना इथेन जितना टर्मिनेशन आपस में अपोजिट है क्या? एक मिनट रुको, जितना तुमने एल्केन लिया है, मिथेन लिया, वो कभी ना कभी जाके तो खत्म होगा ना। तो बस वही खत्म होने के स्टेप को मैं क्या बोलूं? टर्मिनेशन बोल रही हूँ। हाँ बेटा पूछो, कुछ पूछ रहे थे। मैम इनिशिएशन और टर्मिनेशन आपस में अपोजिट है क्या? हाँ वैसे ही समझ सकते हो, पहले ये टूटे थे, फिर वापस में कंबाइन होके वही बना लिया Cl। ठीक है बच्चों, देखो जी, ठीक है।
हालांकि इसके अलावा और भी बन सकते हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हो मैम एक्स रेडिकल भी तो बना था, तो ये इसके साथ कंबाइन होके ये बना लेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ नहीं बनता, बनता तो है, लेकिन इतना ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं होता है ये। ठीक है, बन तो सकता है बट ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं होता है, स्टेबल नहीं होता, तो ज्यादा बनता नहीं है। क्यों, इधर आओ, क्यों नहीं होता ये भी देख लो। देखो बन तो सकता है, लेकिन मैम ये तो आपने दोबारा x2 ही जनरेट कर दिया, ये देखो ना, ये लेके चले थे हम, यही जनरेट कर दिया आपने तो, है ना। आप ये भी बोल सकते हो मैम CH3 का रेडिकल बन रहा है और आप CH4 इसको ब्रेक करवा दो तो आप CH3 ये देखो, एक सेकेंड रुको, सॉरी एक मिनट रुको बच्चों, आपने बना दिया CH3 का रेडिकल, H का रेडिकल CH4, ये तो मैम आप लेके ही चले थे, आपने ये बना दिया। तो बनते तो है लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते, इसलिए ये दोनों मैंने यहाँ पे मेंशन भी नहीं किए हुए। आपके बुक में क्या मेंशन किया हुआ है, ये क्यों है, आपको यही ध्यान रखना है। ठीक है जी, यस मैम। हाँ जी, एक बार फिर बताऊं, चलो कोई बात नहीं, जब समराइज करेंगे तुम लोग ही समराइज करोगे। ठीक है, उसके बाद ये वही, ये देखो ना, वही लिखा हुआ जो मैंने पढ़ा दिया, रिएक्ट एक्सप्लोसिवली इवन इन डार्क, फ्लोरिनेशन कैन बी अचीव्ड विदाउट। देखो अब कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो बोलेंगे मैम हमें तो बनाना है अल्काइल फ्लोराइड, कैसे भी करके बनाओ बट हमें तो बनवाना है। देखो डायरेक्ट तो नहीं ले सकते हो, F2 एक्सप्लोसिव है, तो उसकी जगह आप कुछ और ले सकते हो, लाइक मर्क्यूरी का फ्लोराइड ले सकते हो, एंटीमनी का। ये रिएक्शन हम 12th में पढ़ेंगे, स्वार्ट्स रिएक्शन के नाम से, अभी के लिए यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन तुम अपनी नोट्स में भी मत लिखना। ठीक है, ये मैं 12th में कराऊंगी, बट अभी के लिए जो मैंने क्या बताया है कि F2 तुम नहीं ले सकते, हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अगर तुम एक्सेस में क्लोरीन लोगे तो भैया ये हो जाएगा, देख पा रहे हो, मोनो डाई ट्राई टेट्रा पर ये डेरिवेटिव्स बनने चालू हो जाएंगे। देखो बच्चों, क्या ये बता दिए तुम्हारी मैम ने। ठीक है, ये वाला देखो, आयोडोनेशन बहुत ज्यादा स्लो है। ठीक है, बहुत Yes, स्लो, और एनर्जी हमें चाहिए बहुत ज्यादा, तो क्या करेंगे फिर हम, देखो ना, हेलोजिनेशन इज इनहिबिटेड बाय in presence of oxygen because oxygen react with alkyl free radical to form less reactive peroxy radical ROO radical which cannot propagate the chain। देखो ये क्या लिखा हुआ है ना, छोड़ दो, जो मैंने यहाँ पे स्टेप लिखा हुआ है ना, ये देखो बच्चों इधर आओ, ये वाला जो लिखा हुआ है कि जो आयोडोनेशन रिएक्शन होती है बहुत स्लो होती है, बस ये ध्यान रखना, इसीलिए जो है हम आयोडोनेशन जनरली नहीं करवाते हैं। ठीक है जी, देखो जी, yes, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, ये आप ये ऐसे समझ सकते हो, जैसे अभी मैंने तुम्हें बोला कि F2 सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, ये तुम्हारे बुक में लिखा हुआ मिलेगा, फिर तुम कहोगे मैम बताया नहीं, तुम सुन लो। F2 हमें पता है, F2 के साथ रिएक्शन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, राइट बच्चों। तो अगर मान लो आपको रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो करना है तो उसके लिए आप O2 यूज कर सकते हो। ठीक है, और आप कोई और पेरोक्साइड यूज कर सकते हो, लाइक जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड यूज कर सकते हो, ये यूज कर सकते हो, जैसे इन्होंने देखो लिखा भी हुआ है। होगा क्या इससे, जैसे रेडिकल बनने स्टार्ट होंगे तो ये रेडिकल रेडिकल क्या होंगे, आपस में कंबाइन हो जाएंगे, तो मतलब एक तरीके से क्या करेंगे, जो चेन आगे बढ़ रही है ना उसको रोक देंगे। ठीक है, सिर्फ ये लाइन लिखी हुई है आपकी बुक्स में। ठीक है, कि अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन को कम करना है, स्लो करना है, तो आप उसके लिए रेडिकल ये यूज कर सकते हो आप। ठीक है, O2 यूज कर सकते हो, ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड यूज कर सकते हो, तो ये कर सकते हो, बस सिंपल सी ये बात लिखी हुई है, क्योंकि रेडिकल का जनरेशन होगा, इनसे भी रेडिकल मिलेंगे, तो रेडिकल रेडिकल आपस में कंबाइन होके क्या होंगे, रिएक्शन को आगे नहीं बढ़ने देंगे, रिएक्शन रेट को स्लो कर देंगे, बस यही चीज लिखी हुई है बेटा। ठीक है, yes मैम। ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड क्या होता है, ये होता है बच्चे, मैं एक बार दिखा भी देती हूँ आप लोगों को, ये होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है, दिस इज योर बेंजोइल पेरोक्साइड। ठीक है, यस मैम। ठीक है, बस ये रीड करना है और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। अब ये तुम्हारे सामने कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी जल्दी करके दिखा दो, फिर मैं तुमको छोड़ दूंगी बेटा। इससे क्या होगा, मुझे पता चल जाएगा कि कितना किया है। बस मुझे दे दो 4 मिनट, 2 मिनट में एक क्वेश्चन, 2 मिनट में तुम समराइज कर देना सारी चीजें, और फिर मैं छोड़ दूंगी। आपको क्या करना है, मैच द कॉलम विद 1 and 2। चलिए बेटा, हो जाइए शुरू। जितना भी मैंने पढ़ाया, आई नो बहुत ज्यादा अजीब सा था लेक्चर, बट क्या करें बेटा, करना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, 34 स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ क्लास में, ट्राई कीजिए
रिएक्शन आपको मैच द फॉलोइंग करना है बच्चों। 10 सेकंड आप लोगों के पास। लक्ष्य ने हैंड रेज कर लिया है, तनिष्का ने कर लिया है, वेरी गुड। बाकी अंजलि राव आप बताएंगी, कविता आप बताएंगी। मैम ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, ए का थर्ड बोला उन्होंने आइसोमराइजेशन, बिल्कुल ठीक है। बी का उन्होंने बोला है फर्स्ट, बहुत ही बढ़िया। सी का उन्होंने बोला फोर्थ और डी का बोला वुड सिलेक्शन, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू, दिस इज योर PYQ। 4 नंबर पक्का। देख लिए कैसे क्वेश्चन आते हैं, टेंशन मत लो, नीट में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आते हैं क्वेश्चन, जो मैंने बताया है उसी कॉन्सेप्ट से आएंगे, ठीक है। द रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच टू कार्बन एटम इन द हेलोजन ऑफ अल्केन। यस, ये 5 सेकंड वाला क्वेश्चन है। मैम पहले आएगा प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। जो मैम सी ऑप्शन। सेकेंडरी प्राइमरी। पहले टर्शरी आता है बच्चा, फिर सेकेंडरी, देन प्राइमरी। मैंने कॉपी में गलत लिख लिया। ओ ठीक करो, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट, छोटू सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन इज एन एग्जांपल ऑफ। फ्री रेडिकल मेहनत में सब्स्टिट्यूशन होगा, एडिशन मत लगा देना, वेरी गुड। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। Which of the following cannot be considered as a step of mechanism in chain reaction of methane with Cl2? क्या ये वही चीजें हैं जो अभी पढ़ाई है मैंने? सेकंड ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि ये लेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू, ठीक है। क्लैपिंग दे दो, जितना आपको लग रहा था बोरिंग उतना नहीं था, है ना। चलिए तो अब जल्दी से मुझे बताइए कि कौन करेगा इसको। अंकिता गुप्ता, कैन यू समराइज द होल क्लास इन सम पॉइंट्स प्लीज। करो एक बार, समराइज करो, फटाफट करो। अब आपको क्लास लीव करनी, 10 बज गई है भाई, हैं। मैं करूं? पूजा दीक्षित करेगी, पूजा दीक्षित। मैम पहले हमने किया था वो प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन का, उसमें हमने करा था। उससे भी पहले उससे पहले मैम किया था, मैम उससे तो पहले क्वेश्चन ही रिवाइज करे थे। अच्छा, क्वेश्चन रिवाइज किए थे, यही पूछ रही थी मैं। रिवीजन हुई थी, फिर उसके बाद मैम उसके बाद हमने बॉइलिंग पॉइंट किया था, जो प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम के, और Okay. आइसोमर। बस बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट अनम कंप्लीट करेगी। अनम कंप्लीट। यस मैम। मैम फिर हमने मेल्टिंग पॉइंट करा था, जिसमें हमने देखा था कि जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है वो मैम कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और मैम बॉइलिंग पॉइंट में डेंसिटी भी थी, और मेल्टिंग पॉइंट में जो मैम मेल्टिंग पॉइंट होता है वो साइड चेन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वो बॉइलिंग पॉइंट बता रही हो आप। मेल्टिंग पॉइंट में एक और चीज थी जो मैंने बताई थी, नंबर ऑफ कार्बन एटम को ज्यादा Yes, प्रायोरिटी। ma'am. उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ओके नेक्स्ट आगे तनिष्का तुम कंप्लीट करो। वेल डन अनम, वेरी गुड। फिर हमने ऑक्सीडेशन में पढ़ा था, उसके अंदर हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की 3 इक्वेशंस देखी थी। फिर हमने कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन पढ़ी थी। देन हमने पढ़ा था कि अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें एसिड मिलेगा। और फिर उसके बाद हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पढ़ा था, 2 KMnO4 और K2Cr2O7। फिर हमने हेलोजिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी, जो हमारी सब्स्टिट्यूशन। बस बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे का सुहानी कंप्लीट करेगी हेलोजिनेशन से। सुहानी, लक्ष्य है क्लास में? लक्ष्य, सृष्टि, यस मैम। लक्ष्य आगे मैं आती हूँ। सृष्टि, लक्ष्य कंप्लीट करो बेटा। मैम कहाँ से, एक बार बताना फिर से। ये सोया हुआ था, ये चाटा लगेगा। हेलोजिनेशन से। मैम करता हूँ मैम, पहले इनिशिएशन होता है उसका। ना उससे भी पहले बता चुकी मैं बहुत चीजें। सृष्टि कंप्लीट करेगी और ध्यान से सुनना अब। मैम हेलोजिनेशन में हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी, और ये एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ा था। हेलोजिनेशन जो होती है वो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में होती है, और प्रायोरिटी ऑर्डर होता है टर्शरी कार्बन, सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। और इसमें फ्लोरीन और कार्बन जो होता है उसका बहुत ज़्यादा
हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और आयोडीन की स्लो और रिवर्सिबल होती है। क्लोरीन की होती है, क्लोरीन ब्रोमीन शरीफ है वो आराम से प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में होती है। और मैम sunlight जब में तो- CH3Cl की रिएक्शन होती है तो वो बहुत ज्यादा लेस एक्सोथर्मिक होती है। और O2 अगर हम रिएक्शन में डालते हैं तो वो स्लो कर देता है रिएक्शन की रेट को। ठीक है, बिल्कुल O2 ले लो, कोई बेंजाइल अच्छा ये वो रेडिकल का सोर्स लेना आपको। और मैम एक रिएक्शन और पड़ी थी RH और II बॉन्ड की, जिसमें जो HI होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, ओके, जो मैंने वो रिएक्शन बताई ना वो लेस एक्सोथर्मिक होता है, जिसमें H रेडिकल बन रहा होता है, वो वाली लेस एक्सोथर्मिक होता है, इसलिए वो बनाना हम प्रेफर नहीं करते। तो बहुत बढ़िया, शाबाश। तो आज का लेक्चर बोरिंग तो नहीं लगा ना तुम लोगों को? नो मैम। तो कर लेना हाँ। इससे, ठीक है, जितना कराया हो सकता है लग भी रहा हो, मेरे को बोल रहा मैम नहीं लगा तो देखो इधर, तो ये क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, 4 ये क्वेश्चंस है, ठीक है। उसके बाद 2 ये क्वेश्चन है, 6, 3 ये कितने हैं ये, हाँ 3 ये है, 9 और 10, 11, 12, 13, 14, 14 क्वेश्चंस है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास में मैं कंटिन्यू करूंगी विद प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। टिल नाउ टेक रेस्ट, बहुत ज्यादा कर लिया आज आप लोगों ने, और अच्छे से पढ़ाई करो, और कल मिल